हेलो नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों। तो क्या हाल चाल, तो कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी चल रही होगी एकदम मस्त। तो दोस्तों आज फिर आपका एनसीईआरटी एक्सप्रेस 360 में एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम लोग कवर करने वाले हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, जो कि आपका बायोलॉजी का एक बेसिक चैप्टर है भैया। एक बहुत ही बेसिक चैप्टर है जो हर जगह मतलब यूज होता है और आपकी लाइफ का भी बहुत बेसिक पार्ट है जो आपकी लाइफ जिससे बनती है। तो सेल के बारे में पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सेल का शुरुआत आज हम करेंगे। सेल को कम से कम समय में कोशिश करेंगे कि ख़त्म हो जाए, पर चैप्टर लंबा है तो इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा। तो चलिए बिना देर के हुए हम चैप्टर को करते हैं स्टार्ट। तो भैया चैप्टर को स्टार्ट करते समय हम लोग टकलू चाचा के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। टकलू चाचा यहाँ सामने दिए हुए हैं ना फ्रंट पे। तो टकलू चाचा के बारे में देखेंगे कि टकलू चाचा की थोड़ी सी जीवनी, टकलू चाचा क्या कर गए थे भैया। टकलू चाचा को यहाँ काहे छाप दिया गया है। तो टकलू चाचा यहाँ आए हैं भैया। टकलू चाचा का नाम है जीएन रामाचंद्रन। तो इनके बारे में कुछ लाइनें लिखी हुई हैं, तो ज़्यादा नहीं थोड़ी सी कुछ लाइनें हम पढ़ लेते हैं कि जीएन रामाचंद्रन एंड आउटस्टैंडिंग फिगर इन द फील्ड ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर was the founder of the Madras School of the Conformational Analysis Polymer. His discovery of the triple helical structure of collagen published in Nature in 1954. तो भैया जो जीएन रामाचंद्रन जी हैं, तो जीएन रामाचंद्रन जी भैया ये इन्होंने मतलब प्रोटीन के फील्ड मतलब प्रोटीन के स्ट्रक्चर के फील्ड में इन्होंने बहुत ज़्यादा मतलब आउटस्टैंडिंग मतलब कन्फिगर किए थे, बहुत ज़्यादा काम किए। तो उन्होंने मतलब और ये मद्रास स्कूल ऑफ कन्फर्मेशनल एनालिसिस ऑफ बायोपॉलीमर के फाउंडर भी थे मतलब। तो इन्होंने 1954 में भैया नेचर में जो पब्लिश्ड कोलेजन है उसके ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर की खोज की थी। तो ये क्वेश्चन अगर आपसे बनता है कि मतलब ट्रिपल हेलिकल स्ट्रक्चर की खोज किसने की थी, तो भैया जीएन रामाचंद्रन टकलू चाचा ने की थी। तो इसके बाद ये सब बकवास चीज़ें लिखी हुई हैं तो ये बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना। यहाँ पर कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं कि भैया ही received a PhD from Cambridge University in 1949. While at Cambridge, Ramachandran met Linus Pauling and was deeply influenced by his publication on models of alpha helix and beta plated sheet मतलब beta sheet structure that directed his attention to solving structure of collagen. He passed away at the age of 78 on April 7, 2001। तो भैया कहने का मतलब क्या है कि इसका कि 1945 में इन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पीएचडी की डिग्री प्राप्त की और उसके बाद इन्होंने कैम्ब्रिज में ही मतलब ये रामाचंद्रन जी की मुलाकात लाइनस पॉलिंग नामक साइंटिस्ट से हुई। भैया लिनस पॉलिंग जो भी पढ़ना हो आप पढ़ सकते हैं, इसकी कोई वो नहीं है, आप जैसे पढ़ पाएँ पढ़ लीजिए, बस जो पढ़ रहा हूँ मैं सही पढ़ रहा हूँ ठीक। तो लिनस पॉलिंग से हुई। तो लिनस पॉलिंग से यह जानते हैं कि ये बहुत ही इन्फ्लुएंस हुए। लिनस पॉलिंग के अल्फ़ा हेलिक्स और बीटा सीट स्ट्रक्चर के मॉडल पर जो मॉडल पर इन्होंने पब्लिश किए थे, तो उससे इन्होंने ये मतलब ये बहुत ही इन्फ्लुएंस हुए। तो जिसकी वजह से इनका मतलब कोलेजन का स्ट्रक्चर सॉल्व करने का वो हुआ, जिससे ये कोलेजन का स्ट्रक्चर दे पाए। और इनकी मृत्यु भैया 78 वर्ष की आयु में 7 अप्रैल 2001 को हो गई। तो 3 मिनट 4 मिनट टकलू चाचा ले लिए भैया, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, थोड़ा दिया हुआ था तो बताना ज़रूरी था। तो चलिए देखते हैं कि सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर में आपका क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं। तो चलिए देखते हैं आगे। हाँ तो भैया इधर दिया हुआ है कि मतलब यही सब दिया हुआ है कि जब आप अपने चारों ओर देखते हैं तो भैया लिविंग और नॉन लिविंग दोनों ऑर्गेनिज्म को आप देखते हैं, मतलब दोनों थिंग्स को आप देखते हैं ठीक। तो लिविंग थिंग्स को भी देखते हैं और आप नॉन लिविंग थिंग्स को भी देखते हैं। तो आप यह देखकर आश्चर्यचकित होकर क्या अपने आप से पूछते हैं कि मतलब अगर कोई ऑर्गेनिज्म जो है वो लिविंग है तो वो कैसे लिविंग है, और मतलब जो निर्जीव है तो वो लिविंग क्यों नहीं हो सकता।
तो भैया इसके लिए एक फंडामेंटल जो मतलब जिसके बेसिस पर मतलब इनको लिविंग और नॉन लिविंग कहा जाता है, उसका एक ही आंसर है भैया कि सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। तो सेल जो होता है, प्रेजेंस ऑफ ये सेल, प्रेजेंस ऑफ सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, द सेल इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। भैया जो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर सेल पाया जाता है, जो कि उनकी बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होती है। ठीक, तो उनको जिंदा रहने के लिए, जीवित रहने के लिए, लिविंग होने के लिए सेल का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि नॉन लिविंग थिंग्स में नहीं पाया जाता है। ठीक, सभी ऑर्गेनिज्म सेल से मिलकर बने होते हैं। एक सेल से बने ऑर्गेनिज्म को हम यूनिसेलुलर, और जो कई सारे सेल से मिलकर बने होते हैं उसे हम मल्टीसेलुलर कहते हैं। तो ये सब चीज़ें दी हुई हैं। अब इसके बाद हम आ जाते हैं वो यहाँ व्हाट इज सेल। तो भैया व्हाट इज सेल, सेल क्या है? तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड परफॉर्मिंग द इसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ। एनीथिंग लेस देन ये कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ ये सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। तो भैया यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में भैया जो होता है इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस और लाइफ के लिए आवश्यक कार्य की करने की क्षमता होती है। मतलब लाइफ में जो उनकी ज़रूरत के कार्य होते हैं वो सब करने की उनके पास क्षमता होती है। सेल के बिना किसी का भी मतलब इंडिपेंडेंट लिविंग एग्जिस्टेंस संभव नहीं है। ठीक, तो सेल का होना बहुत ज़रूरी है। इस कारण सेल जो होता है सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में फंडामेंटल, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है, इसीलिए कहा जाता है। तो ये चीज़ें लिखी हुई हैं। हेंस कॉल दी फंडामेंटल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। एंटोन वान ल्यूवेनहॉक फर्स्ट सा एंड describe a live cell. Robert Brown later discovered nucleus. The invention of microscope and improvement leading to electron microscope revealed all structure detail of cell. तो भैया रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस का डिस्कवर किया था बाद में, लेकिन उससे पहले एंटोन वान ल्यूवेनहॉक ने पहली बार लाइव सेल को देखा और उसको डिस्क्राइब किया। ठीक, तो ये क्वेश्चन आपसे बनता है कि सेल की डिस्कवरी किसने की? तो रॉबर्ट हुक ने की। फर्स्ट लाइव सेल किसने देखा? तो एंटोन वान ल्यूवेनहॉक ने। और न्यूक्लियस की खोज भैया रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। ठीक, तो माइक्रोस्कोप की खोज था इसके बाद बनी जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, उसकी सहायता से सेल की डिटेल स्टडी भी संभव हो सकी। तो वो सब चीज़ें हम देखते हैं। तो इसके बाद सेल थ्योरी आई। तो सेल थ्योरी को हम पढ़ते हैं भैया कि सेल थ्योरी में क्या चीज़ें दी गई हैं। तो सेल थ्योरी में भैया इन 1838 मैथियास लेडेन ए जर्मन बॉटनिस्ट एग्जामिन्ड ए लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स एंड ऑब्जर्व्ड दैट ऑल प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स व्हिच फॉर्म द टिश्यू ऑफ द प्लांट एट अबाउट सेम टाइम। ठीक, एट अबाउट सेम टाइम थियोडोरसन भी वर्क किए थे। तो भैया 1838 में मैथियास लेडेन नामक साइंटिस्ट एक था जो कि जर्मन बॉटनिस्ट थे। ठीक, तो वह मतलब बहुत सारे प्लांट्स पर मतलब स्टडी किए। तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि मतलब सभी प्लांट जो होते हैं वो डिफरेंट काइंड के सेल से मिलकर बने होते हैं। ठीक, व्हिच फॉर्म द टिश्यू ऑफ द प्लांट, मतलब जो कि प्लांट टिश्यू को बनाने का काम करते हैं। ठीक, और एट अबाउट सेम टाइम थियोडोरसन जो हैं, थियोडोरसन नामक साइंटिस्ट भी उसी समय वर्क कर रहे थे। तो उन्होंने भी स्टडी किया, जो कि एक जूलॉजिस्ट थे। ठीक, तो उनके बारे में नेक्स्ट पेज पर दिया हुआ है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि मैथियास लेडेन 1838 जर्मन बॉटनिस्ट थे जो कि प्लांट पर स्टडी किए थे। तो चलिए देखते हैं मैथियास थियोडोरसन के बारे में आगे क्या दिया हुआ है, तो उसको भी देखते हैं। एट द सेम टाइम थियोडोरसन 1839, भैया 1838 में जो थे वो मैथियास लेडेन वर्क कर रहे थे। और जस्ट एक साल बाद मतलब अगर देखा जाए तो 1839 में उसी समय लगभग थियोडोरसन नामक साइंटिस्ट जो ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे, उन्होंने मतलब अलग अलग प्रकार के एनिमल्स पर भी स्टडी किया। उन्होंने बताया कि जो एनिमल सेल होता है उसके पास एक थिन आउटर लेयर होती है जिसे हम आज के समय में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। ही आल्सो कंक्लूडेड based on his studies on plant tissue that presence of a cell wall is a unique character of the plant। तो उन्होंने भैया प्लांट पर भी स्टडी किया और बताया कि जो प्लांट होता है, प्लांट में प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इज ए यूनिक कैरेक्टर ऑफ द प्लांट। जो प्लांट के अंदर सेल वॉल पाया जाता है वो उसका एक यूनिक कैरेक्टर होता है जो कि एनिमल में एब्सेंट होता है, मतलब एनिमल सेल में एब्सेंट होता है। ठीक,
तो ऑन द बेसिस ऑफ हिज स्वान प्रपोज्ड द हाइपोथेसिस दैट द बॉडीज ऑफ एनिमल एंड प्लांट आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। भैया इसी के बेसिस पर थियोडोर स्वान ने ये हाइपोथेसिस दिया, मतलब कि जो प्लांट और एनिमल का जो बॉडी होता है वो कंपोज्ड ऑफ सेल, मतलब सेल और उसके प्रोडक्ट से मिलकर बना होता है। ठीक, तो इसके बाद जो स्लेडन और स्वान जो थे भैया ये दोनों एक दूसरे से मिल गए, मतलब दोनों की हाइपोथेसिस लगभग सेम थी। तो ये दोनों एक दूसरे से मिलकर इन्होंने सेल थ्योरी को फार्मूलेटेड किया और उन्होंने अपनी सेल थ्योरी को बताया कि मतलब सेल थ्योरी के अंदर बताया कि दिस थ्योरी हाउएवर डिड नॉट एक्सप्लेन एज हाउ टू न्यू सेल वर फॉर्म्ड। तो इनकी सेल थ्योरी जो थी भैया वो सक्सेस नहीं हुई, उसे रिजेक्ट कर दिया गया क्योंकि इन्होंने ये नहीं एक्सप्लेन किया कि नया सेल कैसे बनता है। ठीक, तो रुडोल्फ विर्चो नामक साइंटिस्ट 1855 फर्स्ट एक्सप्लेन दैट सेल डिवाइड एंड न्यू सेल आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, जिसे उसने अपने लैंग्वेज में प्री ओमनी सेलुला ई सेलुला कहा। तो भैया थियोडोर सोन नामक साइंटिस्ट रुडोल्फ विर्चो नामक साइंटिस्ट 1855 में इसने एक्सप्लेन किया कि सेल जो होता है वो डिवाइड करता है और न्यू सेल जो होता है वो पुराने सेल्स से बनता है, मतलब प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनता है। ठीक, तो इसने अपने लैंग्वेज में इसने बताया कि ओमनी सेलुला ई सेलुला जिसे वर्ड दिया। ठीक, तो ही मॉडिफाइड द हाइपोथेसिस ऑफ स्लेडन एंड सॉन। तो इसने स्लेडन एंड सॉन के हाइपोथेसिस को इसने मॉडिफाई किया। ठीक, तो गिव ये सेल थ्योरी फाइनल से, मतलब यह सेल थ्योरी को एक फाइनल शेप दिया। तो सेल थ्योरी इज एज अंडरस्टूड टुडे इज ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल, ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। भैया उसने उन्हीं की लाइन को दोहराया, मतलब उन्हीं की पहली लाइन दोहरा दी उसने, सेम लाइन उनकी रिपीट कर दिया कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। और दूसरी लाइन इसने बस उसी में जोड़ दिया कि भैया जो ऑल सेल होते हैं, ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, जो नए सेल होते हैं वो पुराने सेल से मिलकर बने होते हैं। ठीक, पुराने सेल से आते हैं। कितना बढ़िया वो बेवकूफ़ बनाया था इन लोगों को, तो लेकिन सही बताया, जो भी बताया भैया वो एक्सेप्ट किया गया है। तो सेल थ्योरी को किसने दिया? स्वान एंड स्लेडन ने दिया। और थियोडोर स्वान जो थे वो 1839 में वर्क किए थे, जूलॉजिस्ट थे, एनिमल एंड प्लांट दोनों पर वर्क किए थे। इन्होंने सेल वॉल की डिस्कवरी की। मॉडिफाइड सेल थ्योरी जो दिया था या सेल थ्योरी को फाइनल शेप जो था वो रुडोल्फ विर्चो नामक साइंटिस्ट ने दिया था 1855 में। और उसके बाद मेम्ब्रेन बाउंड, ये सब चीज़ें अभी हम इधर देखने वाले हैं। तो एन ओवरव्यू ऑफ सेल में हम आ जाते हैं कि एन ओवरव्यू ऑफ सेल में क्या चीज़ें दी गई हैं। तो भैया इसके बाद हम देखते हैं एन ओवरव्यू ऑफ सेल में देखेंगे तो अगर यहाँ चीज़ें देखने को आपको मिलती हैं कि यू हैव अर्लियर ऑब्जर्व्ड सेल इन एन ओनियन पील एंड और ह्यूमन चीक सेल अंडर द माइक्रोस्कोप। भैया 9th में आपको एक एक्सपेरिमेंट कराया गया होगा कि ओनियन पील को, मतलब प्याज के छिलके को, या गाल से, मतलब ह्यूमन के गाल से मतलब निकाली गई सेल जो होती है उसको आपको माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर मतलब आप देखे होंगे। तो उसी के बारे में ये बात कर रहा है कि मतलब कि प्रत्येक सेल के अंदर जो होता है भैया एक डेंस स्ट्रक्चर होता है जिसे न्यूक्लियस कहते हैं। ठीक, तो उसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस में जो होते हैं भैया क्रोमोसोम होते हैं। न्यूक्लियस के अंदर जो होते हैं वो क्रोमोसोम होते हैं जिसे हम जेनेटिक मटेरियल, जिसमें जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है। यूकैरियोट में न्यूक्लियस जो होता है वो मेम्ब्रेन बाउंड होता है, जबकि प्रोकैरियोट में जो न्यूक्लियस होता है वो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता है। तो यही सब चीज़ें इसमें दी गई हैं। ठीक, तो यहाँ से हम पढ़ते हैं कि मतलब द सेल ऑफ ह्यूमन चीक हैव एन आउटर मेम्ब्रेन इज डिलिमिटिंग स्ट्रक्चर ऑफ द सेल इनसाइड ईच सेल, ये डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियस। ठीक, तो न्यूक्लियस कंटेन क्रोमोसोम व्हिच कंटेन द जेनेटिक मटेरियल डीएनए, सेल हैव ए मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई कॉल्ड यूकैरियोटिक। ठीक, जिसके पास मतलब मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस पाया जाता है उसे यूकैरियोटिक कहते हैं, जिसके पास नॉन मेम्ब्रेन न्यूक्लियाई पाया जाता है उसे हम प्रोकैरियोटिक कहते हैं। ठीक, तो वेयर सेल दैट लैक मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस कॉल्ड प्रोकैरियोटिक। इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स कॉल्ड साइटोप्लाज्म। भैया प्रोकैरियोटिक्स और यूकैरियोटिक दोनों सेल में भैया एक सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स पाया जाता है जिसे हम
साइटोप्लाज्म कहते हैं, मतलब ठीक। तो सेल का जो वॉल्यूम होता है, वो सेल का पूरा वॉल्यूम जो होता है एक सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स के द्वारा ऑक्यूपाइड होता है, जिसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। साइटोप्लाज्म जो होता है प्लांट व एनिमल सेल दोनों में पाया जाता है, जिसमें सेलुलर एक्टिविटीज होती हैं, जो मेन एरिया होता है सेलुलर एक्टिविटीज का, ठीक। तो द मेन एरिना ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज इन बोथ द प्लांट एंड एनिमल सेल, वेरियस केमिकल रिएक्शन आकर इन इट कीप द सेल लिविंग स्टेट। तो इसमें भैया बहुत सारी प्रकार की केमिकल रिएक्शन लिविंग रिएक्शन होती हैं जो कि इसको लिविंग स्टेट में बनाए रहती हैं, ठीक। तो बिसाइड द न्यूक्लियस द यूकैरियोटिक सेल हैव अदर मेम्ब्रेन बाउंड डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड ऑर्गेनेल लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ईआर, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडीज एंड वैक्यूल्स। तो भैया न्यूक्लियस के अलावा इसके पास अदर मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर भी पाए जाते हैं, जिसे ऑर्गेनेल्स कहा जाता है। तो जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो भैया मेम्ब्रेन बाउंड जो होते हैं वो हो गए आपके न्यूक्लियस हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडीज, वैक्यूल्स। ये माइक्रोब्स जो लिखा है ये मतलब ओल्ड एनसीईआरटी से लिख चुका था, तो इसमें नहीं है तो आप नहीं पढ़िएगा। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं ये मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर न्यूक्लियस के अलावा भी पाए जाते हैं, ठीक। तो अब हम लोग यहाँ आ जाते हैं, इसके बाद यहाँ से देखते हैं ये सब चीज़ें हो गई थी, ठीक। तो दी प्रोकैरियोटिक सेल लैक सच मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस। तो ये सभी जो होती हैं ये प्रोकैरियोटिक में मतलब नहीं पाई जाती हैं, ये सभी जो होती हैं प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाई जाती हैं। इसके बाद अगर देखा जाए तो राइबोसोम आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड। भैया राइबोसोम का बात किया जा रहा है। राइबोसोम जो है ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है, जो कि मतलब दोनों सेल में पाया जाता है, बहुत यूकैरियोटिक एज वेल एज प्रोकैरियोटिक। मतलब यह एक ऐसा कॉमन स्ट्रक्चर है जो कि प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक दोनों में पाया जाता है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड होता है। तो ये लिखा हुआ है चीज़ें। इसके बाद जो आ जाता है हमारा यहाँ से देख लेते हैं कि राइबोसोम आर फाउंड नॉट ओनली इन साइटोप्लाज्म बट आल्सो विद इन दी टू ऑर्गेनेल्स, क्लोरोप्लास्ट इन प्लांट एंड माइटोकॉन्ड्रिया एंड ऑन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। भैया जो कह रहा है कि राइबोसोम जो होता है वो ना कि केवल मतलब उसके मतलब साइटोप्लाज्म में ही पाया जाता है, बल्कि वह जो होता है वो क्लोरोप्लास्ट मतलब प्लांट के क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया पर पाया जाता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर भी पाया जाता है, ठीक। तो एनिमल सेल कंटेन अदर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल कॉल्ड सेंट्रोसोम व्हिच हेल्प इन सेल डिवीजन। तो भैया यहाँ दो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड का नाम ले लिया है, पहला राइबोसोम, दूसरा सेंट्रोसोम। जो कोई सेंट्रोसोम जो होता है यह सेल डिवीजन में हेल्प करता है। सेल जो होता है डिफर फ्रॉम ग्रेटली इन साइज, शेप एंड एक्टिविटीज। फॉर एग्जाम्पल माइक्रोप्लाज्मा एंड स्मॉलेस्ट सेल आर ओनली 0.3 माइक्रोमीटर इन लेंथ, वाइल बैक्टीरिया के बारे में आगे दिया गया है। तो बैक्टीरिया जो होता है ये 3 से 5 माइक्रोमीटर इसकी लेंथ होती है, ठीक। तो ये सब चीज़ें इसके बारे में दी गई हैं। तो ये कह रहा है कि माइकोप्लाज्मा जो होता है भैया, माइकोप्लाज्मा जो होता है उसकी साइज ये स्मॉलेस्ट सेल होता है, इसका साइज जो होता है, इसका लेंथ जो होता है 0.3 माइक्रोमीटर होता है। वाइल अगर बैक्टीरिया को देखा जाए तो बैक्टीरिया की लेंथ जो होती है वो 3 से 5 माइक्रोमीटर होती है। वहीं अगर ह्यूमन आरबीसी की बात की जाए तो ह्यूमन आरबीसी जो होता है भैया बाइकॉन्केव होता है, राउंड मतलब ओवल शेप होता है, ठीक। तो ये जो होता है ये इसका डायामीटर जो होता है 7.0 माइक्रोमीटर होता है। तो अब इसके आगे हम देखते हैं, तो आगे देखेंगे नेक्स्ट क्या दिया हुआ है। इधर दिया हुआ है कुड बी 3 to 5 माइक्रोमीटर, मतलब वही जो दिया है बैक्टीरिया का जो लेंथ दिया है वो 3 से 5 माइक्रोमीटर दिया है। द लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल इज द एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच एमंग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ह्यूमन आरबीसी अबाउट 7.0 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। द नर्व सेल आर सम ऑफ लॉन्गेस्ट सेल आल्सो वेरी ग्रेटली इन दियर शेप। दे मे बी डिस्क लाइक, पॉलीगोनल एंड कॉलमनर, क्यूबॉइड, थ्रेड लाइक और इवन इरेगुलर। भैया जो सबसे लॉन्गेस्ट सेल होता है वो हमारा होता है क्या, वो नर्व सेल होता है, ठीक। और जो सबसे लार्जेस्ट सेल होता है वो होता है इग ऑफ एन ऑस्ट्रिच, मतलब जो सबसे बड़ा सेल होता है तो वो होता है ऑस्ट्रिच का इग, जो लार्जेस्ट आइसोलेटेड सेल होता है। और सबसे लंबा सेल लॉन्गेस्ट जो होता है वो नर्व सेल होता है भैया, जो कई शेप में पाया जाता है, डिस्क लाइक, पॉलीगोनल हो गया है, कॉलमनार
स्टार हो गया और क्यूबॉइड शेप में हो गया, ये मतलब अपने फंक्शन के हिसाब से वेरी करते रहते हैं। ठीक, तो ये डायग्राम कुछ दिए गए हैं, ये सब हम देख लेते हैं। ये रेड ब्लड सेल आरबीसी का दिया गया है जो कि बाइकॉनकेव है भैया। तो राउंड एंड बाइकॉनकेव स्ट्रक्चर दिया गया है आरबीसी। इसके बाद डब्ल्यूबीसी का स्ट्रक्चर दिया गया है। यहाँ कॉलुमिनर एपिथेलियम लॉन्गेस्ट एंड नैरो सेल दिया गया है। इसके बाद ये नर्व सेल लॉन्गेस्ट सेल ब्रांच्ड एंड लॉन्ग दिया गया है भैया। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। ये हमारा ट्रैकिड दिया गया है जो कि इलोंगेटेड है। ये मीजोफिल सेल दिया गया है जो कि राउंड एंड ओवल शेप है। ठीक, तो ये सब चीज़ें दी हुई हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं सीधे प्रोकैरियोटिक सेल पर। तो प्रोकैरियोटिक पढ़ेंगे, उसके बाद यूकैरियोटिक पढ़ेंगे, फिर सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, तो प्रोकैरियोटिक सेल आर रिप्रेजेंटेड बाय बैक्टीरिया, ब्लू ग्रेन एल्गी, माइकोप्लाज्मा एंड पिपुएल्लो प्लूरोलिमोनियन लाइक ऑर्गेनिज्म। दे आर जनरली सिमिलर, स्मॉलर एंड मल्टीप्लाई मोर रैपिडली देन यूकैरियोटिक सेल। भैया जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है वो बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा, पीपीएलओ के अंदर पाया जाता है। ठीक, ये जो होते हैं जनरली स्मॉलर होते हैं और ये मल्टीप्लाई मोर रैपिडली करते हैं, मतलब जल्दी जल्दी ये मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक, तो ये बहुत छोटी होती हैं और अगर देखा जाए तो ये सामान्यतः यूकैरियोट से छोटी होती हैं, मतलब प्रोकैरियोट सेल जो होते हैं ये यूकैरियोट की अपेक्षा छोटी होती हैं। ठीक, ये साइज और शेप में भैया वेरी करती रहती हैं। बैक्टीरिया जो होता है वो 4 बेसिक शेप के पाए जाते हैं, जैसे बैसिलस रॉड लाइक, कोकस स्फेरिकल, विब्रियो कामा शेप्ड और स्पाइरुलम जो होता है स्पाइरल, जो कि हमने वहाँ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आपको बताया हुआ था। ठीक, तो द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल फंडामेंटली सिमिलर इवन थ्रू प्रोकैरियोट्स एग्जिबिट ए वाइड वैरायटी ऑफ शेप्स एंड ऑल फंक्शन। तो ये सब चीज़ें इसके बारे में जो दी गई हैं कि इसके बारे में हम नेक्स्ट देखते हैं। तो इधर दिया हुआ है भैया कि प्रोकैरियोट्स हैव ए सेल वॉल सराउंडिंग दी सेल मेम्ब्रेन एक्सेप्ट इन माइकोप्लाज्मा। तो कह क्या रहा है कि भैया जो प्रोकैरियोट सेल होते हैं, प्रोकैरियोट सेल में जो होता है प्रोकैरियोटिक सेल में जो होता है कि ये मतलब एक सेल वॉल मतलब पाया जाता है जो कि सराउंडिंग मतलब सेल मेम्ब्रेन, मतलब जो सेल मेम्ब्रेन होता है जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, उसके मतलब चारों तरफ जो होता है सेल वॉल पाया जाता है एक्सेप्ट इन माइकोप्लाज्मा, मतलब माइकोप्लाज्मा को छोड़कर इसमें जो होते हैं मतलब सेल वॉल पाया जाता है। ठीक, तो इसके आगे की लाइनें अगर हम पढ़ेंगे, द फ्लूइड मैट्रिक्स फिलिंग दी सेल इन दी इज दी साइटोप्लाज्म। तो जो फ्लूइड मैट्रिक्स होता है भैया जो वो कि साइटोप्लाज्म में भरा होता है। तो ये सारी चीज़ें इसके बारे में दी गई हैं। ठीक, फिर इधर जैसे हम देखते हैं कि मतलब देयर इज नॉट वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, मतलब नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, जिसे इसके पास जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है उसके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो बेसिकली नेक्ड होता है, नंगा होता है भैया, वो नंगा पुंगा पड़ा होता है उसी के अंदर, अर्थात न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है वो एब्सेंट होता है, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता है। ठीक, तो ये सब सारी चीज़ें उसके बारे में दी गई हैं। एंड इन द एडिशन ऑफ जीनोमिक डीएनए सिंगल क्रोमोसोम आर सर्कुलर DNA, many bacteria have smaller circular DNA outside the genomic DNA. These smaller DNA are called plasmid. The plasmid DNA contain certain unique phenotypic character to such bacteria. तो भैया बहुत सारे बैक्टीरिया में जीनोमिक डीएनए के बाद स्मॉलर सर्कुलर डीएनए पाया जाता है, स्मॉलर सर्कुलर डीएनए पाया जाता है कि जिसे प्लाज्मिड कहते हैं। ठीक, तो जीनोमिक डीएनए जो होता है, जीनोमिक डीएनए सिंगल क्रोमोसोम सर्कुलर डीएनए, मतलब जीनोमिक डीएनए मतलब सिंगल क्रोमोसोम या सर्कुलर डीएनए को मतलब कहते हैं। तो ये चीज़ें दी हुई हैं। तो प्लाज्मिड जो होता है, प्लाज्मिड डीएनए बैक्टीरिया के मतलब यूनिक फिनोटाइपिक कैरेक्टर को बताते हैं। ठीक, जो प्लाज्मिड डीएनए होता है ये बैक्टीरिया के एक यूनिक फिनोटाइपिक कैरेक्टर को बताते हैं, जैसे एंटीबायोटिक के प्रति रेजिस्टेंस हो गया। तो ये सब चीज़ें दी गई हैं इसमें। तो बैक्टीरिया जो होता है बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन की मॉनिटरिंग में मतलब प्लाज्मिड डीएनए के साथ फॉरेन डीएनए को यूज किया जाता है, जो कि आपको नेक्स्ट चैप्टर्स में पढ़ाया जाएगा, वहाँ 12th में आपको बताया जाएगा। तो ये सब सारी चीज़ें इसके बारे में यहाँ दी हुई हैं कि द स्मॉलर डीएनए इज कॉल्ड प्लाज्मिड। द प्लाज्मिड डीएनए कन्फर्म सर्टेन यूनिक फिनोटाइपिक कैरेक्टर सच एज बैक्टीरिया एंड सच कैरेक्टर इज रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक। इन हायर क्लासेस यू विल लर्न दैट द प्लाज्मिड डीएनए इज यूज मॉनिटर टू बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन विद फॉरेन डीएनए। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज फाउंड विथ फॉरेन डीएनए
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज फाउंड इन यूकैरियोटिक्स, ठीक। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है वो यूकैरियोट्स में पाया जाता है, प्रोकैरियोट्स में नहीं पाया जाता है। नो सेल ऑर्गेनेल लाइक द वंस इन यूकैरियोट्स आर फाउंड इन प्रोकैरियोट सेल एक्सेप्ट राइबोसोम। भैया राइबोसोम के अलावा मतलब यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में कोई भी सेल ऑर्गेनेल जो होता है वो मैच नहीं करता है, ठीक। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं कोई भी और वैसे सेल ऑर्गेनेल जो होते हैं वो कॉमन नहीं होते। तो प्रोकैरियोट जो होता है भैया इसमें इंक्लूजन बॉडी पाया जाता है। प्रोकैरियोट्स हैव समथिंग यूनिक द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन। भैया इसके पास कुछ यूनिक इंक्लूजन्स पाया जाता है और ये स्पेशलाइज्ड डिफरेंशिएटेड फॉर्म ऑफ सेल मेम्ब्रेन कॉल्ड मीसोसोम इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोकैरियोट। भैया इसमें जो प्रोकैरियोट्स होते हैं इसमें मतलब एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर होता है जो कि मतलब मीजोसोम के मतलब एक्सटेंशन से मतलब मीजोसोम के डिफरेंशिएशन से मतलब बना होता है, ठीक। तो ये चीज़ें दी गई हैं। दी स्पेशलाइज्ड डिफरेंशिएटेड फॉर्म ऑफ मेम्ब्रेन मतलब कॉल्ड मीजोसोम, जो कि मतलब सेल मेम्ब्रेन के डिफरेंशिएशन से बना होता है जिसे हम मीजोसोम कहते हैं, ठीक। सॉरी मैंने शायद उधर उल्टा बोल दिया था। तो ये स्पेशलाइज्ड डिफरेंशिएटेड फॉर्म होता है जो कि सेल मेम्ब्रेन के डिफरेंशिएशन से बना होता है जिसे हम मीजोसोम कहते हैं, ठीक। इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोकैरियोट। मीजोसोम जो होता है भैया ये प्रोकैरियोट में पाया जाता है। दे आर इसेंशियली फोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन, जो कि मतलब एक इसेंशियल सेल मेम्ब्रेन की फोल्डिंग होती है, ठीक। मीसोसोम जो होता है ये इसेंशियल सेल मेम्ब्रेन की फोल्डिंग होता है, ठीक। तो इसके बाद हम आ जाते हैं अपना क्या, इसके बाद हम देख लेते हैं कि मतलब सेल एनवेलप के बारे में क्या दिया गया है। तो सेल एनवेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन। इसके बाद इसके पहले हम देख लेते हैं कि मतलब जो कि इसका डायग्राम दिया हुआ था तो वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो डायग्राम में कुछ नहीं दिया हुआ है, तो ये डायग्राम इसका जो है भैया तो डायग्राम में कुछ खास चीज़ें नहीं है। ये एक यूकैरियोटिक डायग्राम मतलब एक यूकैरियोटिक सेल दिया गया है जिसका मतलब ये देखिए डायमीटर 10 to 20 माइक्रोमीटर होता है। वायरस का जो होता है ये भैया लेंथ इसकी दी गई साइज वायरस की 0.02 से 0.2 माइक्रोमीटर और पीपीएलओ की साइज जो है 0.1 माइक्रोमीटर एंड टिपिकल बैक्टीरिया जो होता है भैया 1 से 2 माइक्रोमीटर। ये डायग्रामिक साइज है और उधर जो थ्योरी में है वहाँ थोड़ा डिफरेंसेस आपको देखने को मिलेंगे, ठीक। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद हम आ जाते हैं सीधे कि दी सेल एनवेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन। तो अधिकतर प्रोकैरियोटिक सेल में विशेषकर बैक्टीरियल सेल में भैया केमिकली कॉम्प्लेक्स एनवेलप पाया जाता है, ठीक। तो केमिकली कॉम्प्लेक्स एनवेलप पाया जाता है। तो सेल एनवेलप जो होता है ये टाइटली बाउंड 3 लेयर इसमें पाई जाती हैं जिसे हम ग्लाइकोकैलिक्स सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक। तो ये सारी चीज़ें दी गई हुई हैं कि दिस सेल एनवेलप कंसिस्ट ऑफ टाइटली बाउंड 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर दैट इज द आउटर मोस्ट ग्लाइकोकैलिक्स फॉलोड बाय द सेल वॉल एंड देन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑल्दो ईच लेयर ऑफ एनवेलप परफॉर्म्स डिस्टिंक्ट फंक्शन। भैया ये 3 लेयर से बना होता है। ग्लाइकोकैलिक्स जो होता है ये आउटर होता है, मिडिल में सेल वॉल पाया जाता है, इनर मेम्ब्रेन जो होता है उसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। और सेल एनवेलप की जो ये प्रत्येक लेयर होते हैं ईच लेयर जो होते हैं इनका कार्य जो होता है अलग अलग बटा हुआ होता है, ठीक। तो ये तीनों लेयर मिलके मतलब सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट की तरह कार्य करती हैं, ठीक। तो ये आगे दिया हुआ है कि मतलब ऑल्दो ईच लेयर एनवेलप परफॉर्म्स ए डिस्टिंक्ट फंक्शन दे एक्ट टुगेदर एज ए सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट, ठीक। बैक्टीरिया कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ द डिफरेंसेस इन द सेल एनवेलप्स एंड द मैनर इन व्हिच दे रिस्पॉन्ड टू स्टेनिंग प्रोसीजर डेवलप्ड बाय ग्राम ब्रिज, ठीक। ग्राम ब्रिज नामक साइंटिस्ट ने डेवलप किया था ये प्रोसीजर, ग्राम स्टेनिंग प्रोसीजर, ठीक। तो दोज दैट टेक ऑफ द ग्राम स्टेन ग्राम पॉजिटिव एंड द अदर्स दैट डू नॉट आर कॉल्ड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो भैया इसके बेसिस पर इन्होंने मतलब बैक्टीरिया को 2 पार्ट में मतलब क्लासीफाई किया, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया ग्राम ब्रिज साइंटिस्ट ने। तो एक को कहा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, एक को कहा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम पॉजिटिव उसे कहा जिसने ग्राम स्टेन को गेन कर लिया मतलब टेक कर लिया, ग्रहण कर लिया, ठीक। तो उसे उन्होंने ग्राम स्टेन कहा जिसमें ग्राम स्टेन पाया जाता था, तो उसे ग्राम पॉजिटिव कहा। जिसमें ग्राम स्टेन एब्सेंट था उन्होंने उसको कहा कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। इसके बाद हम आ जाते हैं सीधे ग्लाइकोकैलिक्स डिफर इन कंपोजिशन एंड थिकनेस
डिफरेंट बैक्टीरिया, ठीक है, एमंग डिफरेंट बैक्टीरिया। ग्लाइकोकैलिक्स जो होता है भैया ये अलग अलग बैक्टीरिया में लूज शीट के रूप में हो सकती है, मतलब और मतलब स्लाइम लेयर जिसे हम कहते हैं। तो ये मतलब अलग अलग बैक्टीरिया में अपनी थिकनेस मतलब मोटाई और केमिकल कंपोजिशन मतलब इसका जो होता है ये अलग अलग हो सकता है। जिसे ग्लाइकोकाइलिक्स जो होता है ये कुछ बैक्टीरिया में लूज शीट के रूप में पाया जाता है जिसे स्लाइम लेयर कहते हैं, जबकि अन्य बैक्टीरिया में थिक व टफ होता है जिसे कैप्सूल कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसके बारे में दी गई हैं। सेल वॉल जो होता है सेल की शेप तथा स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रदान करती है, ठीक। सेल वॉल बैक्टीरिया को बस्ट और कोलैप्स होने से बचाती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में जो आगे चीज़ें दी गई हैं तो इसको देखते हैं। तो यहाँ हम पढ़ लेते हैं एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है। तो ग्लाइकोकैलिक्स डिफर इन कंपोजिशन एंड थिकनेस अमंग डिफरेंट बैक्टीरिया। इट कुड बी लूज शीट कॉल्ड स्लिम लेयर इन सम व्हाइल इट्स अदर इट्स में बी थिक एंड टफ है। अगर थिक और टफ है तो उसे कैप्सूल कहेंगे। दी सेल वॉल डिटरमाइन द शेप ऑफ द सेल एंड प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट। बस्टिंग और कोलैप्सिंग सेलेक्टिवली परमेबल, और ये जो होता है भैया बस्टिंग और कोलैप्सिंग से बचाता है। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमेबल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है वो सेलेक्टिवली परमेबल होता है। नेचर्स इंटरेक्ट्स विथ आउटसाइड वर्ल्ड। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सिमिलरली स्ट्रक्चरली टू दैट ऑफ द यूकैरियोट्स। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है सेमी परमेबल होता है जिसके द्वारा सेल जो होता है बाहरी वर्ल्ड से आदान प्रदान करता है, इंटरेक्ट करता है, मतलब चीज़ों का लेन देन करता है, ठीक। तो यह स्ट्रक्चर जो होता है यूकैरियोट्स के समान होती है, ठीक। इसके बाद हम देखते हैं कि मतलब आगे क्या दिया गया है। तो दी एक्सटेंशन यहाँ से दिया गया है कि ये स्पेशल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड मीसोसोम। तो एक स्पेशल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे मीसोसोम कहते हैं, व्हिच इज फॉर्म्ड बाय द एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एक्सटेंशन से बनता है, ठीक। यह स्ट्रक्चर जो है मतलब 3 फॉर्म में पाया जा सकता है, बेसिकल, ट्यूब्यूल एंड लैमेला के फॉर्म में पाया जाता है, ठीक। तो ये सारी चीज़ें इसके बारे में दी गई हैं। तो यहाँ तक हमने देखा था मीसोसोम जो होता है वह प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन होता है जो कि वेसिकल, ट्यूब्यूल्स और लैमेला के फॉर्म में पाया जाता है जिसे हम मीसोसोम कहते हैं, ठीक। तो नेक्स्ट हम देखते हैं क्या दिया हुआ है। तो इधर यही दिया हुआ है भैया कि जो मतलब बेसिकल, ट्यूब्यूल और लैमेला होते हैं ये सभी जो होते हैं दे हेल्प इन सेल वॉल फॉर्मेशन। ये सभी सेल वॉल फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, ठीक। सेल वॉल फॉर्मेशन, डीएनए रेप्लिकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डॉटर सेल, इन सभी चीज़ों में ये हेल्प करते हैं। दे आल्सो हेल्प इन रिस्पायरेशन सिक्रेशन प्रोसेस टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड एंजाइमेटिक कंटेंट। तो इन सभी चीज़ों में भी हेल्प करते हैं। इन सम प्रोकैरियोट्स लाइक साइनोबैक्टीरिया देयर आर अदर मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन इनटू साइटोप्लाज्म कॉल्ड क्रोमैटोफोर्स। जिसे कि मतलब देखा जाए तो दी साइनोबैक्टीरिया में एक दूसरा जो होता है मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन पाया जाता है साइटोप्लाज्म में जिसे हम क्रोमैटोफोर कहते हैं, ठीक, जो कि पिगमेंट को कंटेन करता है। तो बैक्टीरियल सेल में भी मोटाइल और नॉन मोटाइल। बैक्टीरियल सेल जो होता है भैया वो मोटाइल भी हो सकता है, नॉन मोटाइल भी हो सकता है। अगर मोटाइल होगा तो उसके पास एक पतली फ्लैजिला पाई जाएगी उसके सेल वॉल पर। इसके बाद बैक्टीरिया शो द रेंज इन द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ फ्लैजिला। बैक्टीरियल फ्लैजिलम इज कंपोज्ड ऑफ 3 पार्ट्स, फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी। बैक्टीरिया का जो फ्लैजिला होता है भैया 3 पार्ट से मिलकर बना होता है, फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी। फिलामेंट जो होता है ये लॉन्गेस्ट पार्ट होता है, एक्सटेंड फ्रॉम द सेल ऑफ द सरफेस टू द आउटसाइड। भैया ये सेल के सरफेस से मतलब आउटसाइड की तरफ मतलब निकली होती है, ठीक। तो ये फ्लैजिला हो गया। इसके बाद जो बिसाइड फ्लैजिला मतलब फ्लैजिला के अलावा पिलाई एंड फिम्बरी आर आल्सो सरफेस स्ट्रक्चर ऑफ द बैक्टीरिया बट डू नॉट प्ले ये रोल इन मोटिलिटी। भैया फ्लैजिला के अलावा पिलाई और फिम्बरी भी मतलब एक सरफेस स्ट्रक्चर पाई जाती हैं जो कि मतलब कोई मोटिलिटी में कोई रोल प्ले नहीं करती हैं, मतलब मोटिलिटी में हेल्प नहीं करती हैं, इनका काम मोटिलिटी नहीं होता है। द पिलाई आर इलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ ए स्पेशल प्रोटीन। पिलाई जो होता है भैया इलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है जो कि प्रोटीन, स्पेशल प्रोटीन से बना होता है जिसे प्लीन प्रोटीन कहते हैं। पिलाई
जो होता है पिलीन प्रोटीन से मिलकर बना होता है, ठीक। और दी फिम्बरी जो होता है या फिम्बरी आर स्मॉल ब्रिस्टल लाइक फाइबर स्प्रूटिंग आउट ऑफ दी सेल। तो फिम्बरी जो होता है ये भैया ये एक ब्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये ब्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये मतलब जो होता है बाहर की तरफ, सेल से बाहर की तरफ निकले हुए होते हैं, ठीक। तो फिम्बरी छोटे ब्रिस्टल जैसे फाइबर होते हैं, मतलब छोटे छोटे ब्रिस्टल जैसे फाइबर होते हैं जो कि सेल से बाहर की तरफ निकले हुए होते हैं। और ये फिम्बरी मतलब जो होते हैं कुछ बैक्टीरिया को मतलब जल की मतलब धारा में मतलब चट्टान से अटैच करने में मदद करते हैं या सहायता करते हैं, हेल्प करते हैं, ठीक। और ये होस्ट टिश्यू से भी मतलब चिपकने में मदद करते हैं। तो ये चीज़ें दी गई हैं कि इन सम बैक्टीरिया दे आर नोन एज टू हेल्प अटैच द बैक्टीरिया रॉक्स इन स्ट्रीम एंड आल्सो दी होस्ट टिश्यू, ठीक। तो ये सब चीज़ें इसके बारे में दी गई हैं। तो पिलाई जो होता है भैया स्पेशल प्रोटीन से बना होता है। फिम्बरी जो होता है स्मॉल ब्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर होता है। पिलाई एंड फिम्बरी जो होते हैं नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक। मतलब मोटिलिटी में हेल्प नहीं करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं तो राइबोसोम एंड इंक्लूजन बॉडी के बारे में। तो राइबोसोम जो होता है इन प्रोकैरियोट्स भैया राइबोसोम आर एसोसिएटेड विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल। तो भैया प्रोकैरियोट्स में राइबोसोम जो होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जुड़े होते हैं। इनका साइज जो होता है 15 से 20 नैनोमीटर होता है। ये मेड अप ऑफ 2 सब यूनिट से, 2 सब यूनिट से मिलकर बने होते हैं 50s एंड 30s व्हिच व्हेन प्रेजेंट दी टुगेदर 70s फॉर प्रोकैरियोट्स राइबोसोम आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। भैया प्रत्येक राइबोसोम में 2 सब यूनिट होती हैं, एक छोटी सब यूनिट एक बड़ी सब यूनिट, ठीक। और 80s राइबोसोम की 2 सब यूनिट होती हैं जैसे 60s एंड 40s। और 70s की 2 सब यूनिट्स होती हैं जिसे हम 50s एंड 30s कहते हैं, ठीक। तो ये सब चीज़ें दी गई हैं। इसके बाद देखते हैं कि राइबोसोम आर साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। ये जो होता है प्रोटीन सिंथेसिस की साइट होती है। यहाँ जो होता है इसमें प्रोटीन सिंथेसिस होता है। बहुत सारे राइबोसोम जो होते हैं ये राइबोसोम जो होते हैं ये एक एमआरएनए से जुड़कर एक चैन बनाते हैं, मतलब एक माला। बहुत सारे मतलब राइबोसोम ऐसे मतलब एक एमआरएनए से मतलब धागे जैसी एक संरचना बनाते हैं, ठीक। तो एक चैन बनाते हैं जिसे हम पॉलीराइबोसोम कहते हैं, ठीक। पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम कहते हैं, ठीक। तो ये स्ट्रक्चर हो गया। यहाँ दिया हुआ है कि several ribosome may attach to a single mRNA and form a chain called polyribosome or polysome. The ribosome of a polysome translate the mRNA into protein। जो ये पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम होते हैं ये भैया ये mRNA को प्रोटीन में ट्रांसलेट करने का काम करते हैं। तो राइबोसोम जो होता है इसकी साइज 15 से 20 नैनोमीटर होती है। 70s के 2 सब यूनिट, 50s एंड 30s, 80s के 2 सब यूनिट, 60s एंड 40s। इसके बाद इंक्लूजन बॉडी को हम पढ़ लेते हैं। रिजर्व मटेरियल इन प्रोकैरियोटिक सेल आर स्टोर्ड इन साइटोप्लाज्म इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन बॉडी। भैया जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं इसमें रिजर्व फूड मटेरियल पाए जाते हैं जो कि इंक्लूडन जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर इंक्लूजन बॉडीज के रूप में स्टोर्ड होते हैं। दीज आर नॉट बाउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन सिस्टम एंड लाइव फ्री इन द साइटोप्लाज्म। जो कि किसी मतलब मेम्ब्रेन बाउंड सिस्टम द्वारा घिरे नहीं होते हैं, ये फ्री होते हैं साइटोप्लाज्म में। एग्जाम्पल फॉस्फेट ग्रेन्यूल, साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल एंड ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल। ये सभी कौन है ग्लाइकोजन बॉडीज हैं, ठीक। अरे सॉरी इंक्लूजन बॉडीज हैं। गैस वैक्यूल आर फाउंड इन ब्लू ग्रीन एल्गी, पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। तो जो गैस वैक्यूल होता है ये भैया ब्लू ग्रीन एल्गी और ग्रीन पल्पर ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में पाया जाता है। और देखा जाए तो अब इसके बाद हम आ जाते हैं कि यूकैरियोटिक सेल के बारे में क्या चीज़ें दी गई हैं। तो भैया यूकैरियोटिक में दिया गया है दी यूकैरियोटिक इंक्लूडेड आर प्रोटिस्ट, प्लांट, एनिमल एंड फंजाई। तो यूकैरियोट के अंदर भैया हम पहले भी आपको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में बता चुके हैं कि यूकैरियोट के अंदर प्रोटिस्ट को और प्लांट्स और एनिमल्स, फंजाई इन सभी को रखा गया है। इन यूकैरियोटिक सेल देयर आर एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ साइटोप्लाज्म थ्रू द प्रेजेंस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। भैया इनमें जो होता है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स के कारण जो होते हैं
साइटोप्लाज्म में एक एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन पाया जाता है। इसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल जो होते हैं, जो ऑर्गेनाइज्ड होता है वो न्यूक्लियस पाया जाता है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल जो होता है वो न्यूक्लियस पाया जाता है, जिसके बाहर मतलब जो होता है न्यूक्लियर एनवलप पाया जाता है। ठीक, तो ये चीज़ें दी गई हैं कि प्रेजेंस ऑफ ए मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल यूकैरियोटिक सेल पजेज और ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस विद ए न्यूक्लियर एनवलप। ठीक, मतलब इसके पास एक ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस पाया जाता है जिस पे न्यूक्लियर एनवलप पाया जाता है। और प्रोकैरियोट में हमने देखा था कि मतलब उसमें न्यूक्लियर एनवलप जो होता है वो एब्सेंट होता है। ठीक, इसमें न्यूक्लियर एनवलप पाया जाता है, मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। यूकैरियोटिक सेल है ये वैरायटी ऑफ कॉम्प्लेक्स लोकोमोटिव स्ट्रक्चर साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर दियर जेनेटिक मटेरियल इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू क्रोमोसोम। तो भैया जो यूकैरियोटिक सेल होते हैं मतलब इसमें अगर देखा जाए तो इसके अलावा लोकोमोटरी कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी तथा साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर की वैरायटी पाई जाती है। और सभी जो यूकैरियोटिक सेल होते हैं ये एक जैसे नहीं होते हैं भैया। प्लांट और एनिमल सेल जो होते हैं ये भिन्न होते हैं, मतलब अलग अलग होते हैं। प्लांट सेल जो होता है वो अलग होता है, एनिमल सेल जो होता है अलग होता है। और जेनेटिक मटेरियल इनका जो होता है ऑर्गेनाइज होकर ये क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करता है। ठीक, तो यही सब चीज़ें इसमें दी गई हैं कि दे हैव ए वैरायटी ऑफ कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी एंड साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर दियर जेनेटिक मटेरियल इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू क्रोमोसोम, जो कि क्रोमोसोम बनाता है। ऑल यूकैरियोट्स आर नॉट आइडेंटिकल, सभी यूकैरियोटिक सेल सेम नहीं होती हैं। प्लांट्स एंड एनिमल सेल आर डिफरेंट एज द फॉर्म ऑफ पजेस सेल वॉल्स प्लास्टिड एंड लार्ज वैक्यूल। तो भैया जो प्लांट सेल होती हैं, एनिमल सेल एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं। जैसे यहाँ पे कुछ चीज़ें दी गई हैं कि मतलब जो प्लांट सेल होता है उसमें सेल वॉल जो होता है प्रेजेंट होता है, लेकिन एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है। प्लांट सेल में प्लास्टिड पाया जाता है लेकिन एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है। प्लांट सेल में लार्ज वैक्यूल पाया जाता है लेकिन एनिमल सेल में एब्सेंट होता है। लेकिन उसी तरह अगर देखा जाए भैया सेंट्रियोल जो होता है वो एनिमल सेल में पाया जाता है और प्लांट सेल में नहीं पाया जाता। तो इस तरह से प्लांट सेल और एनिमल सेल जो होते हैं ये एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। ठीक, तो चलिए हम एक एक को स्टडी करते हैं। तो इधर दिया हुआ है भैया कि मतलब ये प्लांट सेल और एनिमल सेल का जो डायग्राम दिया गया है। तो ये सबसे ऊपर जो हमारा भैया ये दिया गया है ये मतलब प्लांट सेल का है। तो ये प्लांट सेल का डायग्राम दिया गया है। ठीक, तो ये प्लांट सेल और एनिमल सेल के डायग्राम को हम इसमें देखेंगे। ठीक, तो प्लांट सेल के और एनिमल सेल के डायग्राम में दिया गया है, जिससे कि अगर यहाँ से हम लोग देखना शुरू करें एक जगह से, कहाँ से शुरू करें तो भैया कहीं से भी देख लेते हैं, कोई इसकी शुरुआत नहीं है। जैसे ये हमारा न्यूक्लियस हो गया। ठीक, ये इसके अंदर का न्यूक्लियोलस हो गया, ये गोल्जी ऑपरेटस हो गया, ये न्यूक्लियर एनवलप हो गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक, और इसके बाद ये हो गया इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक, और ये अंदर वैक्यूल हो गया जो कि 90 या 95% स्पेस को जो है ये ऑक्यूपाई करता है। ठीक, ये अभी आपको मिलेगा यहाँ पे, तो अभी हम आपको दिखाते हैं। और इसके बाद ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ये राइबोसोम हो गया, और ये क्लोरोप्लास्ट हो गया, ये साइटोप्लाज्म हो गया, और ये परऑक्सीसोम हो गया। और यहाँ पे हमारा माइक्रोट्यूब्यूल हो गया जो कि ये दिया हुआ है और धागे जैसा, ये प्लाज्मोडेस्माटा हो गया, और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर दिया हुआ है। ये हमारा लाइसोसोम है और ये रफ एंडोप्लाज्मिक है क्योंकि इस पर राइबोसोम पाया जा रहा है। ठीक, तो इसके बाद हम आ जाते हैं, जल्दी से देख लेते हैं कि मतलब गोल्जी ऑपरेटस जो होता है भैया, गोल्जी ऑपरेटस ये दिया हुआ है। इसके बाद ये वाई शेप्ड का स्ट्रक्चर जो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है क्योंकि राइबोसोम एब्सेंट है। ये इसका न्यूक्लियर एनवलप हो गया, न्यूक्लियोलस हो गया, और इसके बाद ये न्यूक्लियस हो गया, यहाँ साइटोप्लाज्म आ गया, यहाँ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है क्योंकि राइबोसोम प्रेजेंट है, और ये इसका लाइसोसोम हो गया, ये राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रियोल, पैराक्सीसोम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, माइक्रोबिलाई, ये माइक्रोबिलाई हो गए। तो ये एनिमल सेल हो गया। ठीक, तो इसके बाद हम चलिए नेक्स्ट पेज पर देखते हैं।
तो यहाँ सेल मेम्ब्रेन के बारे में जो चीज़ें दी गई हैं, डिटेल्ड स्ट्रक्चर ऑफ द मेम्ब्रेन वाज स्टडीड ओनली आफ्टर एडवेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इन 1950s। भैया जब 1950 में मतलब 1950 में जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज हुई तो उसके बाद ही सेल मेम्ब्रेन की डिटेल स्ट्रक्चर की स्टडी की गई। ठीक, इसके बीच अगर देखा गया तो स्पेशली मनुष्य की ह्यूमन की आरबीसी जो है वो सेल मेम्ब्रेन पर मतलब केमिकल स्टडीज करने के बाद वैज्ञानिकों ने मतलब वैज्ञानिकों को प्लाज्मा मेम्ब्रेन की पॉजिटिव स्ट्रक्चर के बारे में भी जानकारी मिली। ठीक, और मतलब इन्होंने मतलब बताया इस सभी स्टडी के बाद इनको पता चला कि मतलब जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो लिपिड का बना होता है, और लिपिड जो होता है वो बाई लेयर में होते हैं, मतलब 2 लेयर लिपिड की पाई जाती है। ठीक, तो लिपिड की बाई लेयर कुछ इस तरह से पाई जाती है, ये लिपिड की एक लेयर हो गई और ये लिपिड की एक लेयर हो गई, तो ये लिपिड की बाई लेयर पाई जाती है। ठीक, तो ये इसके बारे में चीज़ें दी गई हैं। तो दी स्टडीज ऑफ शोड दैट सेल मेम्ब्रेन मेनली कंपोज्ड ऑफ द लिपिड एंड प्रोटीन, द मेजर लिपिड्स आर फॉस्फोलिपिड्स। ज़्यादातर लिपिड जो होते हैं वो फॉस्फोलिपिड होते हैं, दैट आर अरेंज्ड इन ये बाई लेयर, जो कि बाई लेयर में अरेंज होते हैं। आल्सो द लिपिड्स आर अरेंज विद इन ये मेम्ब्रेन विद द पोलर हेड टुवर्ड्स द आउटर साइड्स एंड द हाइड्रोफोबिक टेल टुवर्ड द इनर पार्ट। तो भैया जो पोलर हेड होता है उनका वो बाहर की तरफ पाया जाता है, और जो उसका टेल होता है, हाइड्रोफोबिक टेल जो होता है वो अंदर की तरफ पाया जाता है। ठीक, तो ये चीज़ें दी गई हैं। तो इससे पता चला कि सेल मेम्ब्रेन जो होता है ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बनी नॉन पोलर टेल एक्वस इन्वायरमेंट से प्रोटेक्ट रहती है। तो ये सब चीज़ें दी गई हैं यहाँ पे कि this ensure that the non-polar tail saturated hydrocarbon is protected from the aqueous environment. In addition of phospholipid membrane also contain cholesterol। तो इससे मतलब यह पता चला कि मेम्ब्रेन के लिपिड में जो कंपोनेंट में मुख्यतः फास्फोग्लिसराइड और मतलब ये कोलेस्ट्रॉल जो होता है ये सब चीज़ें मतलब पाई जाती हैं। तो ये चीज़ें दी गई हैं कि फॉस्फोलिपिड जो होता है इसमें कोलेस्ट्रॉल भी पाया जाता है, इसके लिपिड में जो होता है, इसके मेम्ब्रेन में जो होता है कोलेस्ट्रॉल होता है। लेटर बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन अर्ली रिवील्ड दैट द सेल मेम्ब्रेन आल्सो पजेस द प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। बाद में भैया जब यह स्टडी किया गया तो इसने बताया कि इसमें जो होता है वो प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट भी होते हैं। द रेशियो ऑफ द प्रोटीन एंड लिपिड्स वेरी कंसिडरेबली इन डिफरेंट सेल टाइप। भैया जो रेशियो होता है प्रोटीन और लिपिड का ये वेरी करता रहता है डिफरेंट टाइप ऑफ सेल में। इन ह्यूमन बींग्स द मेम्ब्रेन ऑफ द एरिथ्रोसाइट हैज अप्रॉक्सीमेटली 52% ऑफ प्रोटीन एंड 40% ऑफ लिपिड्स। भैया अगर देखा जाए इस समय तो एरिथ्रोसाइट ह्यूमन आरबीसी में देखा जाए लगभग 52% जो होता है प्रोटीन होता है और 40% जो होता है वो लिपिड का लेयर पाया जाता है। मतलब इसका मेम्ब्रेन जो होता है 52% प्रोटीन से बना होता है, 40% लिपिड से बना होता है। और इसके बाद इसमें पेरिफेरल जो प्रोटीन पाए जाते हैं भैया वो सरफेस पर होते हैं। इंटीग्रल जो होते हैं ये पार्शियली या टोटली बरीड मतलब धसे हुए प्रोटीन होते हैं। इनके बारे में यहाँ चीज़ें दी गई हैं कि डिपेंडिंग ऑन द ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेम्ब्रेन प्रोटीन्स कैन बी क्लासिफाइड इंटीग्रल एंड पेरिफेरल। पेरिफेरल जो होते हैं पेरिफेरल प्रोटीन लाई ऑन द सरफेस ऑफ मेम्ब्रेन व्हाइल द इंटीग्रल प्रोटीन पार्शियली और टोटली बरीड इन द मेम्ब्रेन। कहने का मतलब भैया जो है ये पेरिफेरल प्रोटीन जो होते हैं ये इसके सरफेस पर पाए जाते हैं। ठीक, और जो इंटीग्रल प्रोटीन होते हैं ये पार्शियली मतलब ये देखा जाए पार्शियली या टोटली इसके अंदर मतलब वरीड मतलब धसे हुए होते हैं। ठीक, तो ये सब चीज़ें दी गई हैं। तो ये पेरिफेरल प्रोटीन हो गया जो कि इसके सरफेस पर पेरिफेरी पर पाया जा रहा है, और ये इसके बाद इंटीग्रल प्रोटीन भी इसमें दी गई हैं जो कि पूरा धसा हुआ है। तो ये पेरिफेरल और इंटीग्रल प्रोटीन यहाँ इसकी दी गई हैं। और इसके बाद जो इसके बारे में कुछ चीज़ें दी गई हैं तो ये देखिए लिपिड की बाई लेयर दी गई है, ये लेयर है, ये लिपिड की लेयर दी गई है जो मैंने दिखाया है। तो इधर से भी अगर देखा जाए तो ये लिपिड की दूसरी वाली लेयर है। ठीक, तो ये लिपिड की दूसरी वाली लेयर है, तो एक लेयर ये एक लेयर ये, तो फास्फोलिपिड की बाई लेयर हो गई। ये कोलेस्ट्रॉल हो गया, ये इसका शुगर हो गया, जो भैया इसके ऊपर पाया जा रहा है वो शुगर है। ठीक, तो ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो नेक्स्ट देखते हैं क्या है।
तो इसमें भैया जो चीज़ें दी हुई हैं इसको पहले मैं ऐसे समझा देता हूँ कि सिंगर एंड निकलसन नामक साइंटिस्ट ने 1972 में फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को दिया था। ठीक, तो इन्होंने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को दिया था और इसका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जब जो यहाँ पे ये हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जब जाता है तो उसे हम उसे हम पैसिव टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट कहते हैं, जिसे हम नो एनर्जी मतलब जिसमें एनर्जी का कोई यूज नहीं होता है। जबकि वो जब ये आयंस जो होते हैं लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं तो उसे हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। उनमें एनर्जी लगती है भैया, जिसे हम एटीपी कहते हैं, जो कि एटीपी की फॉर्म में लगती है। ठीक, और अगर जब वाटर जो होता है भैया ये हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जब मूव करता है डिफ्यूजन के थ्रू, तो इस प्रोसेस को हम ऑस्मोसिस कहते हैं। ठीक, तो ये सारी चीज़ें मेन पॉइंट इसके हमने निकाल के रख दी। अब पढ़ लेते हैं जल्दी से इसको। एन इम्प्रूवमेंट मॉडल ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन वाज प्रपोज्ड बाय सिंगर एंड निकलसन 1972 वाइडली एक्सेप्टेड फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। अकॉर्डिंग टू दिस quasi fluid nature of lipid enable lateral movement of protein within the overall bilayer। तो ये मतलब बताया गया है कि मतलब जो सिंगर एंड निकलसन नामक साइंटिस्ट थे उन्होंने भैया ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को दिया था। इनके अनुसार लिपिड के जो होते हैं लिपिड के क्वासी फ्लूइड स्वभाव के कारण मतलब बिहेवियर के कारण जो ओवरऑल बाई लेयर में प्रोटीन्स जो होते हैं वो लेटरल मूवमेंट करते हैं। ठीक, तो मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन की मूव करने की एबिलिटी होती है फ्लूइडिटी के रूप में मेजर किया जाता है। मेम्ब्रेन जो होता है भैया मेम्ब्रेन का जो फ्लूइड नेचर होता है ये सेल ग्रोथ इंटरसेलुलर जंक्शन आदि का फॉर्मेशन सिक्रीशन करती है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं। तो यहाँ से देखते हैं कि द फ्लूइड नेचर ऑफ द मेम्ब्रेन इज आल्सो इम्पॉर्टेंट फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू फंक्शन लाइक सेल ग्रोथ फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शन सिक्रीशन एंड एंडोसाइटोसिस सेल डिवीजन। ठीक, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स अक्रॉस इट। तो भैया जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है वो ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल मतलब मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक, तो ये मॉलिक्यूल का ट्रांसपोर्ट करता है अपने थ्रू। द मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल। भैया ये सेलेक्टिवली परमिएबल होता है, ये सबको अंदर आने जाने नहीं देता है, ये गिने चुने लोगों को मतलब जिसके पास लाइसेंस होता है उसी को घर में जाने देता है। ठीक, तो ये से आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद जो many molecules can more briefly across the membrane without any requirement of energy and is called passive transport। मतलब जिसमें एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती है उसे हम पैसिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं, मतलब उसमें कोई भी एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती है। न्यूट्रल सॉल्यूट्स में मूव अक्रॉस इट मेम्ब्रेन बाय द प्रोसेस ऑफ सिंपल डिफ्यूजन अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो भैया जो न्यूट्रल सॉल्यूट्स जो होते हैं ये इसके थ्रू मतलब मूव कर सकते हैं सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा अलोंग मतलब हाई कंसंट्रेशन ग्रेडियंट से लोअर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की तरफ। तो में वाटर आल्सो मूव across its membrane from higher concentration to lower concentration। movement of water by diffusion is called osmosis। जिस प्रोसेस को हम osmosis कहते हैं। osmosis के बाद हम देखते हैं कि as the polar molecule cannot pass through the non polar lipid layer। जो polar molecule होता है भैया ये non polar lipid bilayer को नहीं के थ्रू नहीं पार कर सकता। दे रिक्वायर कैरियर प्रोटीन। इसको कैरियर प्रोटीन की ज़रूरत होती है, मतलब लाइसेंस की आवश्यकता होती है। ऑफ द मॉलिक्यूल और तो मेम्ब्रेन टू फैसिलिटेट द ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये फ्यू आयंस और मॉलिक्यूल्स आर ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द मेम्ब्रेन अगेंस्ट दियर कंसंट्रेशन ग्रेडिएंट दैट इज लोअर टू हायर कंसंट्रेशन। सच ए ट्रांसपोर्ट इज एन एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस इन व्हिच एटीपी यूटिलाइज्ड इज कॉल्ड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एग्जांपल सोडियम पोटेशियम पंप। तो भैया जब इन आयन का ट्रांसपोर्ट लोअर टू हायर होता है, मतलब लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ होता है, तो उसे हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं, जिससे सोडियम पंप और पोटेशियम पंप इसके एग्जांपल दिए गए हैं। ठीक, तो अब इसके बाद हम चलिए देखते हैं कि सेल वॉल के बारे में क्या चीज़ें दी गई हैं।
तो सवाल में दिया गया है भैया कि सवाल में यू में रिकॉल नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर कॉल्ड सेल वॉल फॉर्म्स एंड आउटर कवरिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द फंजाई एंड प्लांट। सेल वॉल जो होता है भैया एक नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर होता है जो कि फंजाई और प्लांट के प्लाज्मा मेम्ब्रेन की आउटर कवरिंग को बनाने का कार्य करता है। ठीक, ये सेल वॉल नॉट्स गिव्स ओनली शेप टू द सेल, प्रोटेक्ट्स द सेल फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज एंड इन्फेक्शन। इट आल्सो हेल्प टू सेल इंटरेक्शन एंड प्रोवाइड्स बैरियर टू अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल। Algae have the cell wall made up of cellulose, gelatin, mannans and minerals like calcium carbonate, while in other plants consist of cellulose, hemicellulose, pectins and proteins। तो भैया ये जो सेल वॉल होता है ये ना कि मतलब इसको शेप प्रोवाइड करता है बल्कि ये इसको प्रोटेक्ट भी करता है मैकेनिकल डैमेज से, इन्फेक्शन से। ठीक, यह जो होता है सेल टू सेल इंटरेक्शन में भी हेल्प करता है और ये एक बैरियर का काम करता है जो कि मतलब अनडिजायरेबल मॉलिक्यूल को नहीं अंदर आने देता है, मतलब बाहरी मतलब फॉरेन पार्टिकल को अंदर आने जाने नहीं देता है ऐसे। और इसके बाद जो एल्गी का जो सेल वॉल होता है भैया ये सेलुलोज, गैलेक्टेंस, मैनन्स एंड मिनरल्स लाइक कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर बना होता है। प्लांट का सेल वॉल जो होता है ये सेलुलोज, हेमिसेलुलोज, पेक्टिन और प्रोटीन से बना होता है। इसमें मेडल लैमेला जो होता है भैया वो कैल्शियम पेक्टेट से मिलकर बना होता है। तो ये सारी चीज़ें इसके बारे में दी गई हैं। ठीक, तो अब आ जाते हैं हम इधर देख लेते हैं दी सेल वॉल of a young plant cell. The primary cell wall is capable to growth which gradually diminishes as the cell matures, and secondary cell wall formed on the inner towards membrane side of cell। तो ये सेल वॉल के बारे में दिया गया है कि मतलब यंग प्लेट सेल की सेल वॉल जो होती है भैया ग्रोथ करने में सक्षम होती है, कैपेबल होती है, जिसे हम प्राइमरी सेल वॉल कहते हैं, प्राइमरी वॉल कहते हैं। और जो ग्रोथ की क्षमता, जो ग्रोथ की कैपेबिलिटी जो होती है सेल की मेच्योरिटी के साथ घटती जाती है। तो सेल के अंदर जो होता है सेल के अंदर की तरफ मतलब टुवार्ड मेम्ब्रेन, मतलब टुवार्ड्स मेम्ब्रेन सेकेंडरी वॉल का फॉर्मेशन होने लगता है। ठीक, जिससे जब प्राइमरी सेल का जो क्षमता घटने लगता है तो सेकेंडरी वॉल का फॉर्मेशन होने लगता है अंदर की तरफ। ठीक, तो मिडिल लैमेला जो होता है मुख्यतः कैल्शियम पेक्टेट का बना लेयर होता है जिसके आसपास डिफरेंट सेल जो होते हैं चिपके हुए होते हैं। ठीक, तो सेल वॉल जो होता है मिडिल लैमेला प्लाज्मोडेस्माटा द्वारा आर पार मतलब ट्रांसवर्ट मतलब एक दूसरे से कनेक्ट किए जाते हैं। और प्लाज्मोडेस्माटा जो होती है प्लाज्मोडेस्माटा के आसपास की जो सेल होती हैं वो साइटोप्लाज्म को कनेक्ट करने का काम करती हैं। तो वही चीज़ें लिखी हुई हैं। दी मिडिल लैमेला इज ए लेयर मेनली कैल्शियम पेक्टेट व्हिच होल्ड्स ये और ग्लू द डिफरेंट नेबरिंग सेल्स टुगेदर। द सेल वॉल and middle lamella may be transferred by plasmodesmata which connect the cytoplasm of neighboring cells। ठीक, तो ये सब चीज़ों को मतलब ये कनेक्ट करने का काम करती है। इसके बाद इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में आ जाते हैं भैया। while each of the membranous organelles is distinct in term of its structure and function, many of these considered together as an endomembrane system because their function are coordinated। तो भैया मेम्ब्रेन सिस्टम के अंतर्गत क्या कहते हैं कि मतलब प्रत्येक जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं उनके स्ट्रक्चर तथा फंक्शन जो होते हैं एक दूसरे से काफ़ी अलग होते हैं, लेकिन इनमें जो ऐसे ऑर्गेनल्स होते हैं जिनके फंक्शन एक दूसरे के द्वारा जुड़े होते हैं, कोऑर्डिनेटेड वे में होते हैं, इन्हें एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम कहते हैं। ठीक, तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंतर्गत भैया ER गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, वैक्यूल, ये सारी चीज़ें आपकी आती हैं। ठीक, तो यही सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। सिंस द फंक्शन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड प्रॉक्सीसोम आर नॉट कोऑर्डिनेटेड विद द अबव द कंपोनेंट्स आर नॉट कंसीडर्ड एज द पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। क्या कह रहा है भैया माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड पैराक्सीसोम, इसके मतलब इसके जो वर्क हैं मतलब इसके जो फंक्शन है ये सभी ऊपर दिए गए ऑर्गेनल से मतलब
मतलब संबंधित नहीं है, उससे रिलेटेड नहीं है, इसलिए इसे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में नहीं रखते हैं। तो ये सारी चीज़ें दी गई थी एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में। तो ये भैया इसका न्यूक्लियस हो गया, ये न्यूक्लियर पोर हो गया, यहाँ पे ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिया गया है जिस पर राइबोसोम प्रेजेंट है, ये राइबोसोम हो गया। ये इसके बाद दिया गया है ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसमें राइबोसोम एब्सेंट है। तो ये गोल्जी बॉडी का ये डायग्राम दिया गया है, अरे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का डायग्राम दिया गया है, ठीक। तो चलिए अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़ लेते हैं जल्दी से। तो इधर दिया है कि मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर विद द आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन डिवाइडिंग द ल्यूमेन डिस्टिंक्टली इनटू टू एक्वस कंपार्टमेंट, दैट इज द आउटर कंपार्टमेंट एंड द इनर कंपार्टमेंट। द इनर कंपार्टमेंट इज फिल्ड विद द डेंस होमोजीनियस सब्सटेंस कॉल्ड द मैट्रिक्स। तो द आउटर मेम्ब्रेन फॉर्म द कॉन्टिन्यूअस लिमिटिंग बाउंड्री एंड ऑफ ऑर्गेनेल। तो भैया जो ये इसका मतलब जो माइटोकॉन्ड्रिया के दोनों मेम्ब्रेन होते हैं ये इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन, ठीक। तो ये आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन में डिवाइड करते हैं। और इसकी जो इनर कंपार्टमेंट जो होता है ये इनर कंपार्टमेंट को हम मैट्रिक्स कहते हैं। और आउटर मेम्ब्रेन जो होता है, आउटर मेम्ब्रेन भैया माइटोकॉन्ड्रिया की कॉन्टिन्यूअस लिमिटिंग बाउंड्री को बनाने का काम करती है। और इनर मेम्ब्रेन में मैट्रिक्स की ओर कई इनफोल्डिंग्स होती है जिन्हें हम क्रिस्टा कहते हैं। और क्रिस्टा जो होता है सरफेस एरिया को बढ़ाने का काम करते हैं। इनमें मेम्ब्रेन जो होते हैं दोनों मेम्ब्रेन उनके पास अपने अपने स्पेसिफिक एंजाइम होते हैं जो माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन में उस हेल्प करते हैं, मतलब उससे संबंधित होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में एरोबिक रिस्पायरेशन होता है, ये एटीपी के रूप में एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं, इस कारण इन्हें हम सेल का पावर हाउस भी कहते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है भैया इसके मैट्रिक्स में सिंगल सर्कुलर डीएनए पाया जाता है, कुछ आरएनए और 70s राइबोसोम तथा प्रोटीन सिंथेसिस करने के लिए आवश्यक कंपोनेंट भी इसमें पाए जाते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ये फ्यूजन के द्वारा डिवाइड करता है। तो यही सब सारी चीज़ें इसके बारे में दी गई हैं, तो ये हम जल्दी से पढ़ लेते हैं। दी आउटर मेम्ब्रेन दी फॉर्म कंटिन्यूअस लिमिटिंग बाउंड्री ऑफ द ऑर्गेनेल, द इनर मेम्ब्रेन फॉर्म्स दी नंबर ऑफ इनफोल्डिंग क्रिस्टा टुवर्ड्स मैट्रिक्स, द क्रिस्टा इंक्रीज द सरफेस एरिया जो कि सरफेस एरिया को इंक्रीज करने का काम करती है। द टू मेम्ब्रेन हैव देयर ओन स्पेसिफिक एंजाइम एसोसिएटेड विद द माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन। Mitochondria are the site of aerobic respiration. They produce cellular energy in the form of ATP. Hence, they are called powerhouse of the cell. The matrix also possesses a single circular DNA, few RNA molecule, ribosome, and 70s जो 70s ribosome and components are required to the synthesis of protein. The mitochondria divide by fission. ये सब चीज़ें हमने आपको बता दी। तो इसका डायग्राम भी हम आपको दिखा देते हैं कि ये देखिए ये इसका हो गया आउटर मेम्ब्रेन भैया, ये इसका इनर मेम्ब्रेन हो गया। और इसके बाद ये जो स्पेस फील्ड है, ये जो मैट्रिक्स भरा हुआ है, ये फ्लूइड जो भरा हुआ है इसे हम मैट्रिक्स कहते हैं। और ये जो इनफोल्डिंग्स मतलब दिख रही हैं इनर मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग्स जो दिख रही हैं, ये इनर मेम्ब्रेन ये आउटर मेम्ब्रेन। तो ये इनर मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग्स दिख रही हैं जिसे हम ये इनर मेम्ब्रेन की फोल्डिंग को हम कहते हैं क्या, क्रिस्टा। और ये हमारा जो दोनों मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस पाया जा रहा है इसे इंटरमेम्ब्रेनस स्पेस कहते हैं। तो ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन था ये माइटोकॉन्ड्रिया का। इसके बाद हम आ जाते हैं प्लास्टिड पर। तो प्लास्टिड जो होता है भैया, प्लास्टिड के अंदर क्या चीज़ें दी हुई हैं, तो प्लास्टिड आर फाउंड इन ऑल प्लांट्स एंड इन यूग्लिनाइड्स। दीज आर इजीली ऑब्जर्व अंडर द माइक्रोस्कोप एज दे आर लार्ज, दे वियर स्पेसिफिक पिगमेंट्स दस imparting specific colors in the plant based on the types of pigment. Plastid can be classified into chloroplast, chromoplast and leucoplast। भैया जो प्लास्टिड होता है ये सभी प्लांट्स के अंदर पाया जाता है, सभी प्लांट्स और यूग्लिनाइड्स के अंदर पाया जाता है। ये बड़े होते हैं स्ट्रक्चर में, इसलिए इसको माइक्रोस्कोप के अंदर आसानी से देखा जा सकता है। इसमें कुछ स्पेसिफिक पिगमेंट पाए जाते हैं जिसके कारण जो प्लांट होता है वो स्पेसिफिक कलर को गेन करता है, ठीक। तो पिगमेंट जो होते हैं, पिगमेंट के टाइप के आधार पर इसे मतलब हम उसके बेसिस पर 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। तो ये क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट ये सब चीज़ें दी गई हैं। तो क्लोरोप्लास्ट जो होता है भैया उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है जो लाइट को ट्रैपिंग करने में हेल्प करता है, जो फोटोसिंथेसिस में काम आता है। और क्रोमोप्लास्ट जो होता है भैया इसमें फैट सॉल्युबल पिगमेंट पाए जाते हैं, कैरोटीन एंड जेंथोफिल, जिसके कारण इनका कलर जो होता है येलो, ऑरेंज, रेड होता है। ल्यूकोप्लास्ट जो होता है इसमें इनका जो होता है भैया ये वेरिएबल शेप एंड साइज के होते हैं, ये कलरलेस होते हैं। ल्यूकोप्लास्ट स्टोर्ड न्यूट्रिएंट्स मतलब न्यूट्रिएंट
स्टोरिंग के बेसिस पर ये 3 तरह के मतलब स्ट्रक्चर इसके होते हैं, जैसे एमाइलोप्लास्ट, एलाइलोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट। तो एमाइलोप्लास्ट जो होता है ये भैया कार्बोहाइड्रेट स्टार्च को स्टोर करने का काम करता है, जैसे इसका एग्जांपल जैसे पोटैटो हो गया। एलाइलोप्लास्ट जो होता है भैया ऑयल और फैट को मतलब स्टोर करने का काम करता है। एल्यूरोप्लास्ट जो होता है ये प्रोटीन को स्टोर करने का कार्य करता है। तो आर से आर आ रहा है तो प्रोटीन याद कर सकते हैं, ऑयल जैसा यहाँ पे है तो ये ऑयल एंड फैट, और एमाइलो से मतलब एमाइलेज तो ये कार्बोहाइड्रेट स्टार्च आप याद कर सकते हैं। ठीक, तो यही सब चीज़ें इसके बारे में लिखी हुई हैं। द क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल आर द कैरोटीनॉइड पिगमेंट व्हिच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रैपिंग ऑफ द लाइट एनर्जी एसेंशियल फॉर द फोटोसिंथेसिस इन द क्रोमोप्लास्ट फैट सॉल्यूबल कैरोटीनॉइड पिगमेंट लाइक कैरोटीन, जेंथोफिल एंड अदर आर प्रेजेंट। द गिव्स द पार्ट ऑफ द प्लांट, ये जेंथोफिल एंड प्लांट ये येलो, ऑरेंज और रेड कलर्ड। द ल्यूकोप्लास्ट आर द कलरलेस प्लास्टिड ऑफ वेरिड शेप एंड साइज विद स्टोर्ड न्यूट्रिएंट। एमाइलोप्लास्ट स्टोर कार्बोहाइड्रेट स्टार्च, एग्जांपल पोटैटो। एलाइलोप्लास्ट जो होता है स्टोर करता है ऑयल एंड फैट को। और अगर देखा जाए तो उसी की तरह एल्यूरोप्लास्ट जो होता है वो प्रोटीन को स्टोर करने का काम करता है। तो ये इतनी चीज़ें आपकी दी गई थी ये इसके बारे में। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया हुआ है। तो यहाँ तक मतलब मैंने बता दिया कि जैसे इधर इस पेज में ये चीज़ें एल्यूरोप्लास्ट प्रोटीन स्टोर करता है, ये सब बता दिया। अब इसके बाद हम आ जाते हैं भैया क्लोरोप्लास्ट के बारे में। तो मेजॉरिटी ऑफ द क्लोरोप्लास्ट ऑफ द ग्रीन प्लांट्स आर फाउंड इन द मेसोफिल्स ऑफ द लीव। जो भैया ज़्यादातर क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं वो लीव के मेसोफिल सेल में पाए जाते हैं। ठीक, तो ये चीज़ इसके बारे में दी गई है। तो इसके मतलब पत्तियों की मेसोफिल सेल में पाए जाते हैं। ये लेंस शेप्ड ओवल, स्फेरिकल या डिस्कॉइड एंड रिबन लाइक ऑर्गेनल्स होते हैं। तो ये चीज़ दी गई है जिनका मतलब ये लेंथ जो होता है वो वेरिएबल होता है 5 से 10 माइक्रोमीटर, एंड इनका चौड़ाई जो होता है विड्थ भैया 2 से 4 माइक्रोमीटर होता है। दियर नंबर वेरीज विद 1 पर सेल, मतलब ये ऑफ सेल ऑफ क्लेमाइडोमोनाज, ये ग्रीन एल्गा 20 to 40 पर सेल इन मेसोफिल। तो ये जो होती है भैया इनकी संख्या जो होती है वेरी करती रहती है। जैसे क्लाइमेडोमोनाज, जो क्लेमाइडोमोनाज है ये एक ग्रीन एल्गी है जिसमें एक सेल में एक क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, मतलब एक सेल में एक क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। और मेसोफिल सेल में 20 से 40 प्रति सेल पाए जाते हैं। तो ये चीज़ें इसमें दी गई हैं। और इसके बाद देखते हैं तो ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है भैया ऑफ 2 इनर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन इज रिलेटिवली लेस परमिएबल। तो ये जो दोनों इनर मेम्ब्रेन जो होते हैं, इनर मेम्ब्रेन जो होता है भैया इसका ये आउटर मेम्ब्रेन की कंपैरिजन में ये लेस परमिएबल होता है, मतलब कम परमिएबल होता है। इनर मेम्ब्रेन द्वारा लिमिटेड स्पेस को घिरे, मतलब लिमिटेड स्पेस को हम स्ट्रोमा कहते हैं। और स्ट्रोमा में जो होते हैं भैया कई ऑर्गेनाइज फ्लैट मेम्ब्रेनस सैक पाए जाते हैं जिसे हम थैलाकॉइड कहते हैं। ठीक, और ये चीज़ दी गई है, मतलब चपटे मेम्ब्रेनस सैक, फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सैक कॉल्ड थैलाकॉइड्स आर प्रेजेंट इन द स्ट्रोमा। थैलाकॉइड्स आर अरेंज्ड इन स्टॉक लाइक पिल्स ऑफ कॉइन्स कॉल्ड ग्रेना और द इंटरग्रेनल थैलाकॉइड्स। ठीक, तो ये चीज़ इसके बारे में दी गई है कि ये जो थैलाकॉइड्स होते हैं भैया ये कॉइन के ढेर, मतलब जैसे सिक्कों को एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर ऐसे रख दिया जाए तो उस तरह से मतलब सिक्के के ढेर के रूप में, मतलब पाइल के रूप में होते हैं ये थैलाकॉइड्स। ठीक, तो जिन्हें हम ग्रेना कहते हैं। ये ग्रेना जो होते हैं इंटीग्रल थैलाकॉइड होते हैं। ठीक, तो ये इसके अलावा अगर देखा जाए तो स्ट्रोमा लैमेला जो होता है फैट मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल होते हैं जो अलग अलग ग्रेना के थैलाकॉइड को जोड़ने का काम करती है। ये स्ट्रोमा लैमेला के बारे में लाइन दी गई है कि इन एडिशन हेंस आर दी फ्लैट मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल कॉल्ड स्ट्रोमा लैमेला। जो चपटी मतलब एक ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसे स्ट्रोमा लैमेला कहते हैं, कनेक्टिंग द थैलाकॉइड्स ऑफ द डिफरेंट ग्रेना, जो अलग अलग ग्रेना के थैलाकॉइड को कनेक्ट करती है। द मेम्ब्रेन ऑफ द थैलाकॉइड्स इनक्लोज स्पेस कॉल्ड ये ल्यूमेन। तो ये मतलब है इसके थैलाकॉइड जो होता है ये स्पेस को इनक्लोज करती है जिसे हम लेना ल्यूमेन कहते हैं। स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट कंटेन एंजाइम रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन। इट आल्सो कंटेन स्मॉल डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर DNA मॉलिक्यूल्स एंड राइबोसोम। क्लोरोफिल पिगमेंट आर प्रेजेंट इन द थैलाकॉइड
thylakoids, the ribosome of the chloroplasts are smaller 70s than the cytoplasmic ribosome 80s। तो ये चीज़ें इसके बारे में कुछ दी गई हैं कि भैया जो थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन जो द्वारा जो घिरा स्पेस होता है उसे हम ल्यूमेन कहते हैं, और क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में जो कार्बोहाइड्रेट व प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, ये मतलब ये क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में कार्बोहाइड्रेट व प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए आवश्यक कुछ एंजाइम पाए जाते हैं। जो स्ट्रोमा जो होता है ये डबल मेम्ब्रेनस होता है, स्ट्रोमा में डबल स्ट्रैंडेड डीएनए तथा राइबोसोम पाए जाते हैं, और क्लोरोफिल जो होता है ये थैलाकॉइड के अंदर उपस्थित होता है। क्लोरोप्लास्ट के राइबोसोम जो होते हैं और 70s साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम जो होते हैं वो 80s से छोटे होते हैं। ठीक, तो ये सारी चीज़ें इसके बारे में दी गई थी। तो इसके हम डायग्राम को भी देख लेते हैं। तो ये डायग्राम दिया गया है इसका, तो ये इसका आउटर मेम्ब्रेन हो गया भैया, आउटर मेम्ब्रेन हो गया, और ये इसका इनर मेम्ब्रेन हो गया। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। ठीक, तो ये इसका इनर मेम्ब्रेन, ये इसका आउटर मेम्ब्रेन, ये ग्रेनम हो गया, ये थैलाकॉइड हो गया, और ये स्ट्रोमा लैमेला हो गया जो कनेक्टिंग का काम कर रहा है। तो ये स्ट्रोमा हो गया। ठीक, तो ये सेक्शनल व्यू ऑफ क्लोरोप्लास्ट हमने आपको दिखा दिया। तो इसके बाद हम सीधा आ जाते हैं राइबोसोम पर कि राइबोसोम के बारे में क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। ठीक, तो इसमें दिया हुआ है कि राइबोसोम आर द ग्रेनुलर स्ट्रक्चर फर्स्ट ऑब्जर्व्ड अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एज ए डेंस पार्टिकल बाय जॉर्ज पैलेट 1953। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका ये है कि ये आप ध्यान रखेंगे कि इसकी खोज जो है भैया जॉर्ज पैलेट नामक साइंटिस्ट ने 1953 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप द्वारा मतलब डेंस पार्टिकल के रूप में खोजा था। तो ये किसी मेम्ब्रेन से घिरे नहीं होते हैं भैया, ये नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होते हैं जो कि आपके यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक दोनों सेल में कॉमन पाए जाते हैं, और ये आरएनए प्रोटीन के बने होते हैं। ये चीज़ें आप देख सकते हैं कि आर नॉट सराउंडेड बाय दी एनी मेम्ब्रेन कंपोज्ड ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड, मतलब ये आरएनए प्रोटीन से बने होते हैं, ये किसी मेम्ब्रेन से घिरे नहीं होते। यूकैरियोटिक राइबोसोम आर 80s व्हाइल दी प्रोकैरियोटिक राइबोसोम इज 70s। भैया यूकैरियोट में 80s पाया जाता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि यूकैरियोट में जो होता है वो 80s पाया जाता है। ठीक, और प्रोकैरियोट में जो होता है वो 70s पाया जाता है। तो भैया तो ऐसे आप याद रख सकते हैं, पी से प्रो मतलब ये प्रो वाले जो होते हैं ये पहले आए हुए थे, पी से मतलब प्रो वाले और पी से पहले आए हुए थे। तो प्रो वाले मतलब पहले थे, तो उसमें 70s, तो सबसे पहले 70 आता है, उसके बाद 80 आता है। उसी तरह यूकैरियोटिक मतलब ये बाद वाले सेल हैं, मतलब एडवांस टाइप वाले हैं। तो 70 वाले मतलब प्रो वाले पहले वाले 70s, बाद वाले 80s, तो बाद में 80 आता है। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं। ठीक, तो इसके बाद हम देख लेते हैं कि ईच राइबोसोम हैज़ 2 सब यूनिट लार्जर एंड स्मॉलर। भैया प्रत्येक राइबोसोम के बाद 2 सब यूनिट होती हैं, एक बड़ी सब यूनिट, एक छोटी सब यूनिट। और यहाँ पर जो दिया गया है दी 2 सब यूनिट्स ऑफ 80s की जो 2 सब यूनिट दी गई हैं वो 60s एंड 40s होती हैं, और जो इसके बाद जो 70s की 2 सब यूनिट होती हैं वो 50s एंड 30s होती हैं। ये चीज़ हमने आपको पहले भी बता दिया है। ठीक, तो उधर पीछे हमने आपको बता दिया था। यहाँ पे ये एक चीज़ ये इंपॉर्टेंट लाइन की है, यस इज शेडवर्ग यूनिट स्टैंड फॉर द सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट। यस जो होता है भैया ये शेडवर्ग यूनिट्स को डिफाइन करता है, ये जो कि सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट को जो कि एक सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट है जो इनडायरेक्टली डेंसिटी तथा साइज को मापता है। ठीक, तो ये चीज़ दी गई है। 70s एंड 80s जो होते हैं ये राइबोसोम दोनों सब यूनिट से मिलकर बने होते हैं, 2 सब यूनिट से मिलकर बने होते हैं। तो यही सब चीज़ दी गई है। इसके बाद हम आ जाते हैं सब साइटोस्केलेटन पर। तो ये इसकी लार्ज सब यूनिट हो गई, ये इसकी स्मॉल सब यूनिट हो गई, और ये दोनों सब यूनिट मिलकर मतलब राइबोसोम का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक, तो ये चीज़ें दी गई हैं। तो अब देखते हैं हम साइटोस्केलेटन के बारे में कि साइटोस्केलेटन के बारे में क्या दिया गया है। तो भैया ये साइटोप्लाज्म में जो होती है उपस्थित फिलामेंटस प्रोटीन का बना हुआ एक इलेबोरेट नेटवर्क टाइप का स्ट्रक्चर होता है। तो यही चीज़ें दी गई हैं कि एन इलेबोरेट नेटवर्क ऑफ फिलामेंटस प्रोटीनियस स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म कलेक्टिवली टू रिफर्ड एज साइटोस्केलेटन। तो ये चीज़ इसके बारे में दी गई है कि ये इन सभी चीज़ों से मिलकर मतलब बने होते हैं, और इनका जो होता है भैया साइटोस्केलेटन इन ये सेल आर इन्वॉल्व इन मैनी फंक्शन। जो साइटोस्केलेटन होता है ये सेल के अंदर बहुत सारे फंक्शन को परफॉर्म करता है, सच है
लाइक मैकेनिकल सपोर्ट, मोटिलिटी, मेंटेनेंस ऑफ द शेप ऑफ द सेल। तो ये सारे फंक्शन ये परफॉर्म करता है। तो इस डायरेक्ट फिर इधर हम आ जाते हैं फ्लैजिला और सीलिया पर। तो सीलिया एंड फ्लैजिला, भैया सीलिया का जो ये सीलियम होता है सिंगुलर, एंड इसका जो साइन इधर हो गया सिंगुलर फॉर्म जो हो गया, ये फ्लैजिलम हो गया। और हेयर लाइक स्ट्रक्चर आउट ग्रोथ ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। भैया सीलिया और फ्लैजिला भैया आउट ग्रोथ होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि सेल मेम्ब्रेन से निकले हुए होते हैं, जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। सीलिया आर स्मॉल स्ट्रक्चर व्हिच वर्क लाइक ओर्स कॉजिंग द मूवमेंट ऑफ द सेल और द सराउंडिंग फ्लूइड। भैया ये जो सीलिया होता है ये स्मॉल स्ट्रक्चर होता है व्हिच वर्क लाइक ओर्स कॉजिंग द मूवमेंट ऑफ आइदर द सेल और सराउंडिंग फ्लूइड। फ्लैजिला आर कंपैरेटिवली लॉन्गर एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट। फ्लैजिला जो होता है भैया वो सीलिया की अपेक्षा लंबे होते हैं, ये हेल्प में मतलब मूवमेंट में हेल्प करते हैं। अगर देखा जाए तो फ्लैजिला लंबे होते हैं, बड़े होते हैं, ये मूवमेंट में हेल्प करते हैं। द प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया आल्सो प्लेस फ्लैजिला। प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया के पास फ्लैजिला पाया जाता है, बट दीज आर स्ट्रक्चरली डिफरेंट फ्रॉम दैट द यूकैरियोटिक फ्लैजिला। लेकिन ये यूकैरियोटिक फ्लैजिला के अपेक्षा मतलब ये स्ट्रक्चरली डिफरेंट होते हैं, ठीक। तो ये चीज़ें मतलब सीलिया जो होता है ये मतलब पतवार की तरह कार्य करता है। तो इस सीलिया के बारे में दिया गया है कि सीलिया और फ्लैजिला ये वर्क लाइक ओर्स, मतलब ओर की तरह सीलिया जो है वो वर्क करता है, ठीक। तो इसके बारे में देखते हैं। द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप स्टडी ऑफ ये सीलियम और फ्लैजिलम सो दैट दे कवर्ड विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन दियर कोर कॉल्ड एक्सोनिम। तो भैया जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की स्टडी के बाद पता चला कि सीलिया और फ्लैजिला जो होते हैं ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ढके होते हैं और इनके कोर को हम एक्सोनिम कहते हैं, जिसमें मतलब कई माइक्रोट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं। और ये माइक्रोट्यूब्यूल जो होते हैं भैया लॉन्ग एक्सिस के पैरेलल होते हैं। तो वही सब चीज़ें दी गई हैं कि एक्सोनिम के सेंटर पर 1 पेयर माइक्रोट्यूब्यूल होती हैं। तो ये हम चीज़ें पढ़ते हैं कि यहाँ से दी कोर कॉल्ड एक्सोनिम पजेज ये नंबर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल रनिंग पैरेलल टू द लॉन्ग एक्सिस। ये मैंने बताया आपको। दी एक्सोनिम यूजुअली हैज 9 डबलेट ऑफ रेडियली अरेंज्ड पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल एंड ये पेयर ऑफ सेंट्रली लोकेटेड माइक्रोट्यूब्यूल। ये चीज़ें अभी हम आपको स्ट्रक्चर में बताएंगे कि मतलब एक्सोनिम के सेंटर पर एक पेयर माइक्रोट्यूब्यूल होता है, 1 पेयर माइक्रोट्यूब्यूल होती है और इसके पेरीफेरी में जो माइक्रोट्यूब्यूल के 9 पेयर डबलेट्स पाए जाते हैं, ठीक, जो रेडियली अरेंज्ड होते हैं। और सेंट्रल वाले ट्यूब्यूल जो होते हैं ये ब्रिज द्वारा मतलब जुड़े होते हैं, मतलब ब्रिज द्वारा जुड़े होते हैं जिसे हम इंटर डबलेट ब्रिज कहते हैं। तो ये सब चीज़ें अभी हम आपको दिखाते हैं और ब्रिज द्वारा जुड़े होते हैं और ये सेंट्रल सीथ द्वारा घिरे भी होते हैं, ठीक। तो ये एंड इज आल्सो इंक्लूड बाय सेंट्रल सीथ व्हिच इज connected to one of the tubules each peripheral doublets by a radial spoke. Thus there are 9 radial spoke. The peripheral doublet are also interconnected by linkers. Both the cilium and flagellum emerge from the centriole like structure called vessel body. तो भैया जो सेंट्रल पार्ट वाले ट्यूब्यूल होते हैं अगर देखा जाए तो ये इंटर डबलेट ब्रिज द्वारा जुड़े होते हैं। ये हमने बताया सीथ की कवरिंग भी होती है इस पर। प्रत्येक जो पेरिफेरल डबलेट होते हैं ये एक ट्यूब्यूल या रेडियल स्पोक द्वारा मतलब सेंट्रल सीथ से जुड़े होते हैं। इस प्रकार 9 रेडियल स्पोक बनती है। इसमें पेरिफेरल डबलेट जो होती हैं ये भी मतलब आपस में एक लिंकर द्वारा मतलब जुड़े होते हैं। और सीलियम फ्लैजिलम जो होते हैं भैया दोनों सेंट्रियोल जैसी स्ट्रक्चर से निकलते हैं जिन्हें हम बेसल बॉडी कहते हैं, ठीक। तो ये सारी चीज़ें इसके बारे में यहाँ दी हुई थी। अब इसके हम डायग्राम को दिखा देते हैं। थोड़ा भाई मैं भी थोड़ा जल्दी में रहता हूँ, आप लोग को भी मतलब एक उम्मीद होती है कि कितना जल्दी हमारा चैप्टर मतलब ख़त्म हो जाए, कितने कम से कम समय में ख़त्म हो जाए। पर कंटेंट ज़्यादा है तो थोड़ा उसको समझाने में समय लग जाता है और उसी चक्कर में मैं जल्दी जल्दी बोलता हूँ तो कहीं कहीं चीज़ें मिस हो जाती हैं, कहीं लाइनें भूल जाता हूँ, दूसरी लाइन पढ़ने लगता हूँ, कहीं जल्दबाजी में वर्ड सही से मतलब उसका प्रोनंसिएशन नहीं कर पाता हूँ। तो ये सारी चीज़ें भी आप लोग की जल्दबाजी की वजह से हो रहा है। वैसे जल्दबाजी मैं ही दिखा रहा हूँ कि मतलब कितना कम से कम समय में आपको करा दूँ, ठीक। तो इसके लिए थोड़ा आप इतना कोऑपरेट कर लीजिएगा।
आएगा, आप उसमें भी आप कमियां ना निकालें कि आप सही से प्रोनाउंसिएशन नहीं कर रहे हैं कहीं पे, या आप कहीं गलत बोल जा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें अगर आप ढूंढेंगे तो आप नहीं पढ़ पाएंगे भैया। जो चीज़ मैं दिखा रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक एक लाइन को अच्छे से एक्सप्लेन करूँ, हर चीज़ को मैंने कहीं कोई चीज़ मिस भी नहीं किया हूँ, एक एक डायग्राम कवर किया हूँ, एक एक पैराग्राफ को अच्छे से कवर किया हूँ। हमारी एक सीरीज का नाम ही NCERT 360, तो इसका 360 का भैया 2 मकसद है। 360 भैया मतलब आपको 360 नंबर भी लाना है, और मतलब आउट ऑफ 360 मतलब स्कोर भी करना है, और उसके बाद एक मकसद उसका है कि 360 डिग्री पर भैया हम अपना नज़र घुमा कर देखेंगे NCERT पर, मतलब चारों तरफ हम घूम घूम के देखेंगे कि क्या चीज़ें कहाँ लिखी हुई हैं। तो हर एक चीज़ को हम 360 पर अपनी नज़रें घुमाएंगे और सब देख के कवर करते हुए चलेंगे, ठीक। तो इसके बाद चलिए हम देखते हैं कि इसका जो डायग्रामिक रिप्रेजेंटेशन दिया गया है इंटरनल स्ट्रक्चर सीलिया और फ्लैजेला का, तो ये सेक्शनल व्यू दिया गया है। तो इसे हम देखते हैं माइक्रोस्कोप से भैया। जो पहला जो दिया गया है ये माइक्रोग्राफिक स्ट्रक्चर दिया गया है, और ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिया गया है, जो कि डायग्राम इसका ड्रा किया गया है। तो ये एक सेंट्रल शीथ, ये देखिए भैया, ये सेंट्रल शीथ इसका हो गया, जो ये मोटी वाली लेयर दिख रही है ये इसकी सेंट्रल शीथ हो गई, ठीक। और इसके बाद ये जो गोल गोल वाला स्ट्रक्चर हो गया इसे हम माइक्रोट्यूब्यूल कहते हैं। ये इसके रेडियल स्पोक हो गए, जो लंबे लंबे रेडियस की तरफ ऐसे, मान लीजिए अगर ये इसका सेंटर है तो ये रेडियस की तरफ ऐसे निकले हुए हैं, तो इसे हम रेडियल स्पोक कहेंगे, ठीक। तो ये रेडियल स्पोक हो गए। इसके बाद भैया ये डबलेट, ये देखिए एक दूसरे से ये जुड़े हुए हैं, ठीक। तो ये डबलेट पाए जा रहे हैं इसमें, ठीक। तो ये डबलेट पाए जा रहे हैं। और ये माइक्रोट्यूब्यूल हो गए, ये इंटर डबलेट ब्रिज, मतलब इन डबलेट को मतलब कनेक्ट करने वाली इनके बीच में ब्रिज पाई जा रही, जिसे हम इंटर डबलेट ब्रिज कहते हैं, ठीक। और ये पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल्स हो गए, ये देखिए ये सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल हो गए, और ये पेरिफेरल हो गए, मतलब पेरीफेरी पर पाए जा रहे हैं बाहर की तरफ, तो पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल जो डबलेट हो गए। और ये इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया। तो ये 9 पाए जा रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये चीज़ें हमने आपको भी काउंट करके दिखा दिया है। तो अब चलिए ये भी हमारा कवर हुआ। इसके बाद हम आ जाते हैं सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल्स में, ठीक। तो इसको भी पढ़ लेते हैं, फिर इसके बाद हमारा न्यूक्लियस आ जाएगा, उसके बाद हमारा चैप्टर हो जाएगा ख़त्म, ठीक। तो ज़्यादा नहीं, 10 मिनट का चैप्टर और लगभग बचा हुआ है। तो सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल जो होते हैं भैया, सेंट्रोसोम इज द ऑर्गेनल यूजुअली कंटेनिंग 2 सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड सेंट्रियोल। तो भैया जो सेंट्रोसोम होता है या एक ऑर्गेनल होता है जिसमें लगभग 2 सिलेंड्रिकल संरचनाएं स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, जिसे हम सेंट्रियोल कहते हैं भैया, उसे हम सेंट्रियोल कहते हैं। और ये एमॉर्फस पेरी सेंट्रियोलर मटेरियल से घिरे होते हैं, जो दोनों सेंट्रियोल एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते हैं, जो मतलब एक दूसरे से ऐसे परपेंडिकुलर होते हैं। ये जो सेंट्रियोल जो पाए जाते हैं ये एक दूसरे से ऐसे परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक, ऐसे पाए जाते हैं। अगर 2 होते हैं तो ये दोनों एक दूसरे से ऐसे परपेंडिकुलर पाए जाते हैं। तो वही सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं कि दी एमॉर्फस पेरी सेंट्रियोलर मटेरियल से घिरे होते हैं। बोथ दी सेंट्रियोल आर इन ये सेंट्रोसोम लाई परपेंडिकुलर टू ईच अदर इन विच ईच हैज ऑर्गेनाइजेशन लाइक कार्ट व्हील। और इस प्रत्येक के पास मतलब एक कार्ट व्हील लाइक ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, मतलब कुछ ऐसे कार्ट व्हील लाइक ऑर्गेनाइजेशन इसमें पाया जाता है, ठीक। तो ये ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। दे आर मतलब इसके बारे में नेक्स्ट दिया हुआ है कि they are made up of 9 evenly the peripheral fibrils of tubulin proteins। मतलब भैया ये देखा जाए तो ये जो सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल होते हैं, ये सेंट्रियोल जो होते हैं एक समान मतलब समान निश्चित दूरी पर स्थित मतलब 9 पेरिफेरल फाइब्रिल से बने होते हैं, ठीक। तो ये मतलब 9 पेरिफेरल फाइब्रिल से मिलकर बने होते हैं। और इसके बाद जो इनका पेरिफेरल फाइब्रिल जो होता है, ईच फाइब्रिल जो होते हैं ये ट्रिपलेट होते हैं, मतलब ये ट्रिपलेट होते हैं, ठीक। तो ये ट्रिपलेट होते हैं। द एडजेसेंट ट्रिपलेट आर आल्सो लिंक्ड द सेंट्रल पार्ट ऑफ द प्रॉक्सिमल रीजन। और ये जो ट्रिपलेट होते हैं ये लिंक करते हैं, मतलब एक दूसरे को मतलब ये लिंक करते हैं, मतलब एक दूसरे से जुड़े होते हैं, ठीक। तो आपस में जुड़े होते हैं। और इनके पेरिफेरल जो होते हैं, पेरिफेरल वाले ट्रिपलेट होते हैं, एडजेसेंट ट्रिपलेट आपस में जुड़े होते हैं। तो
तो यही चीज़ें इसके बारे में दी गई हैं। और सेंट्रियोल जो होता है इसका प्रॉक्सिमल रीजन जो होता है सेंट्रल पार्ट भी जो होता है भैया वो प्रोटीन का बना होता है, जिसे हम हब कहते हैं। तो ये चीज़ें दी गई होंगी यहाँ पे। The central part of proximal region of the centriole is also proteinous and called hub। ये सेंट्रल रीजन जो होता है, प्रॉक्सिमल रीजन जो होता है, ये सेंट्रल पार्ट जो होता है ये प्रोटीनियस होता है, जिसे हम हब कहते हैं। which is connected with the new tubules of the peripheral triplets by radial spoke made up of proteins। The centriole form the basal body of cilia or flagella and spindle fiber that give rise to spindle apparatus during cell division in cells। तो भैया जो ये सेंट्रियोल्स या सेंट्रियोल जो होते हैं सीलिया या फ्लैजेला की बेसल बॉडी बनाने का काम करते हैं, और ये स्पिंडल फाइबर्स भी बनाते हैं। और स्पिंडल फाइबर जो होते हैं भैया ये एनिमल सेल में डिवीजन के दौरान स्पिंडल ऑपरेटस बनाने का कार्य करते हैं। ठीक, तो ये सारी चीज़ें इसके बारे में हो गई। अब हम सीधे आ जाते हैं न्यूक्लियस में। उसके बाद हमारा लगभग चैप्टर हो जाएगा ख़त्म। न्यूक्लियस के अंदर क्या ही बचा है, न्यूक्लियर एनवलप, उसके बाद उसके मैट्रिक्स के बारे में, मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम और एक्टोसेंट्रिक क्रोमोसोम, टेलोसेंट्रिक क्रोमोसोम, माइक्रोबॉडी, यही सब चीज़ें हैं। ठीक, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 5-7 मिनट का टाइम, 10 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा लग जाएगा। तो रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस का खोज 1831 में किया था। क्रोमेटिन टर्म जो है भैया उसके अंदर जो है वो फ्लेमिंग में दिया था, ये चीज़ याद रखेंगे आप। न्यूक्लियस ये एज ए ऑर्गेनल्स वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन एज 1831। लेटर द मटेरियल ऑफ न्यूक्लियस स्टैंड बाय द बेसिक डाई वाज गिवन बाय नेम क्रोमेटिन इज फ्लेमिंग। तो भैया न्यूक्लियस जो होता है यह भैया इसकी खोज भैया रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में किया था। बाद में फ्लेमिंग ने मतलब न्यूक्लियस के मटेरियल को बेसिक डाई द्वारा स्टैंड किया और उसे क्रोमेटिन नाम दिया। तो ये चीज़ दी हुई है। इंटरफेज जो होता है इंटरफेज न्यूक्लियस में क्रोमेटिन, न्यूक्लियर मैट्रिक्स तथा अगर देखा जाए तो एक या एक से अधिक स्फेरिकल न्यूक्लियोलाई होते हैं। तो ये चीज़ दी गई है कि द इंटरफेज न्यूक्लियस ऑफ ये सेल व्हेन इज नॉट डिवाइडिंग हैज हाईली स्टैंड एंड इलेबोरेट न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर्स कॉल्ड प्रोटीन। तो जिसे भैया उस क्रोमेटिन को मतलब क्रोमेटिन या न्यूक्लियोप्रोटीन के बने हाईली स्टैंडर्ड तथा इलेबोरेट फाइबर होते हैं। क्रोमेटिन मतलब जो होते हैं भैया वो न्यूक्लियोप्रोटीन के बने होते हैं जो हाईली एक्सटेंडेड और इलेबोरेट फाइबर होते हैं। अब इसके बाद न्यूक्लियर एनवलप के बारे में दिया गया है कि न्यूक्लियर मैट्रिक्स एंड वन आर मोर स्फेरिकल बॉडी कॉल्ड न्यूक्लियोलाई। मतलब न्यूक्लियर मैट्रिक्स के अलावा एक या अधिक स्फेरिकल बॉडी पाई जाती है जिसे न्यूक्लियोलाई कहते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी हैज रिवील दैट द न्यूक्लियर एनवलप व्हिच कंसिस्ट ऑफ 2 पैरेलल मेम्ब्रेन्स विद द स्पेस बिटवीन 10 to 50 नैनोमीटर। भैया जो इनके बीच में जो पेरी न्यूक्लियर स्पेस होता है वो 10 से 50 नैनोमीटर होता है। ये इसका जो डायामीटर ये साइज़ जो दिया गया है, स्पेस की साइज़ जो दी गई है, तो ये 10 to 50 नैनोमीटर होता है। और इसके बाद फॉर्म एज बैरियर बिटवीन द मटेरियल्स प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस एंड दैट ऑफ द साइटोप्लाज्म। तो भैया जो कि साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट जो मैट्रिक्स होते हैं, मटेरियल होते हैं, इनके बीच में एक बैरियर का काम करता है, इन दोनों को एक दूसरे से अलग करता है। ठीक, तो यहाँ जो होता है आरएनए की एक्टिव सिंथेसिस होती है, ये सब चीज़ें इसके बारे में दी गई हैं। दी आउटर मेम्ब्रेन यूजुअली रिमेन्स कॉन्टिन्यूअस विद द रेटिकुलम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड आल्सो बियर ऑन इट। तो भैया ये जो इसका आउटर मेम्ब्रेन होता है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू जो होता है ये कॉन्टिन्यूअस होता है। ठीक, तो ये चीज़ें इसके बारे में दी हुई हैं। 1 मिनट मेरा गला सूख रहा है, मैं पानी पी लूँ फिर उसके बाद। हाँ तो भाई मैंने पानी पी लिया। मतलब कहाँ तक हमने कवर किया था कि मतलब यहाँ ये चीज़ देख लिया था कि फॉर्म बैरियर बिटवीन द मटेरियल्स प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। तो मतलब जो बैरियर बनाता है मतलब ये न्यूक्लियस के मटेरियल को और साइटोप्लाज्म के मटेरियल को दोनों को सेपरेट करता है। ठीक, और ये चीज़ें में भी हमने मतलब देख लिया था कि ये दी आउटर मेम्ब्रेन यूजुअली रिमेन्स कॉन्टिन्यूअस विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड आल्सो बियर राइबोसोम ऑन इट। तो ये एक कॉन्टिन्यूअस लेयर मतलब जो न्यूक्लियस के मतलब बाहर
बाहर जो एक कॉन्टीन्यूअस स्ट्रक्चर जो पाया जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, जिस पर राइबोसोम पाया जाता है, जिसे हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। एट ये नंबर ऑफ प्लेसेस द न्यूक्लियर एनवलप इन द इंटरप्टेड बाय माइन्यूट पोर्स। तो भैया इसमें जो होते हैं न्यूक्लियर एनवलप में मतलब ये छोटे छोटे माइन्यूट पोर पाए जाते हैं, जिसे हम न्यूक्लियर पोर कहते हैं, विच आर फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ टू मेम्ब्रेन्स। तो भैया जैसे आप न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर अभी हम आपको बना के दिखाएं तो कुछ इस तरह से मतलब ये आपस में फ्यूज होते हैं, ठीक। तो इस तरह से गोल गोल मतलब अगर ऐसे न्यूक्लियस आप बनाएंगे तो ये दोनों मेम्ब्रेन जो होते हैं आपस में फ्यूज होते हैं और मतलब एक छोटे छोटे पोर बनाते हैं, जिसे हम न्यूक्लियर पोर कहते हैं। तो ये बीच बीच में जो छेद पाए जा रहे हैं इसे हम न्यूक्लियर पोर कहते हैं, ठीक। और ये दोनों मेम्ब्रेन्स जो होते हैं ये आपस में फ्यूज होते हैं। तो वही चीज़ें इसके बारे में दी गई हैं। तो दी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दी न्यूक्लियर पोर आर दी पासेज थ्रू दी व्हिच मूवमेंट ऑफ आरएनए प्रोटीन मॉलिक्यूल्स टेक प्लेस बोथ डायरेक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। तो ये न्यूक्लियर पोर जो होते हैं भैया ये मतलब आरएनए मॉलिक्यूल के मतलब पासेस के लिए मतलब हेल्प करते हैं, ठीक। तो इसके मूवमेंट और प्रोटीन मॉलिक्यूल को मतलब मूवमेंट के लिए ये हेल्प करते हैं, जिसके थ्रू मतलब ये एक से दूसरी तरफ आते जाते रहते हैं। तो ये चीज़ें हो गई। इसके बाद हम देखते हैं नॉर्मली देयर इज ओनली वन न्यूक्लियस पर सेल। नॉर्मली अगर देखा जाए तो एक सेल में एक ही न्यूक्लियस होता है, लेकिन वेरिएशन इन द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई आर दी फ्रिक्वेंटली ऑब्जर्व। लेकिन कुछ सेल में एक्सेप्शन अगर देखा गया तो बहुत सारी सेल में देखा गया कि मतलब बहुत सारी सेल मतलब कई सारी सेल में देखा गया कि एक से अधिक न्यूक्लियस पाए जाते हैं। कैन यू रिकलेक्ट नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट हैव मोर देन वन न्यूक्लियस पर सेल? सम नेचर ऑफ द इवन लैक्स न्यूक्लियस erythrocytes of many mammals and sieve tube of vascular plants. Would you consider these cell as living? तो भैया मतलब जिसमें मैनी न्यूक्लियस आते हैं, जो मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन आता है, वो चीज़ भी हमने आपको मतलब पिछले चैप्टर्स में बताया था। तो वही सब चीज़ों के बारे में ये डिस्कस कर रहा है। तो यहाँ से हम देखते हैं कि द न्यूक्लियर मैट्रिक्स आर द न्यूक्लियोप्लाज्म कंटेन द न्यूक्लियस एंड क्रोमेटिन, न्यूक्लियोलस एंड क्रोमेटिन। तो जो न्यूक्लियर मैट्रिक्स होता है मतलब न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड भरा होता है उसे हम न्यूक्लियर मैट्रिक्स मतलब न्यूक्लियर मैट्रिक्स या न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। जैसे जो सेल के अंदर प्लाज्मा मतलब पाया जाता है फ्लूइड उसे साइटोप्लाज्म, और न्यूक्लियस के अंदर जो होता है उसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। तो ये चीज़ें दी गई। और उसके अंदर जो भैया होता है न्यूक्लियोलस पाया जाता है, जिसे हम न्यूक्लियोलस, ये स्पेस जो हो गया ये हमारा न्यूक्लियोलस हो गया, और इसके अंदर जो होता है वो क्रोमेटिन पाया जाता है। तो द न्यूक्लियोलाई इज स्फेरिकल स्ट्रक्चर मतलब या एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है, तो जो कि मतलब ये न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होता है। ये स्फेरिकल स्ट्रक्चर जो होता है ये न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होता है। द कंटेंट ऑफ न्यूक्लियस इज कॉन्टिन्यूअस विद द रेस्ट ऑफ द न्यूक्लियोप्लाज्म एज इट नॉट ये मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। मतलब जो न्यूक्लियस होता है ये कॉन्टिन्यूअस होता है पूरे न्यूक्लियोप्लाज्म में भैया, और ये मतलब किसी मेम्ब्रेन के द्वारा मतलब ये घिरा नहीं होता है। इट इज ए साइट फॉर एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस एंड लार्जर एंड मोर न्यूमेरस न्यूक्लियोलाई आर प्रेजेंट इन द सेल एक्टिवली कैरिंग आउट द प्रोटीन सिंथेसिस। तो ये जो होता है भैया मेनली आरएनए सिंथेसिस मतलब राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस का मेन एक्टिव साइट होता है। यहाँ पर जो होता है आरएनए की सिंथेसिस होती है, ठीक। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे कि राइबोसोमल आरएनए की सिंथेसिस होती है। तो इसमें मतलब प्रोटीन का सिंथेसिस करने के लिए ये स्ट्रक्चर पाया जाता है। अब इंटरफेज न्यूक्लियस में अगर तो इधर अगर देखें तो इसका जो नेक्स्ट दिया गया है इधर देख लेते हैं पहले। तो इधर देखते हैं कि यू मे रिकॉल दैट द इंटरफेज न्यूक्लियस हैज लूज एंड इनडिस्टिंक्ट नेटवर्क ऑफ न्यूक्लियो प्रोटीन फाइबर्स कॉल्ड क्रोमेटिन। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था कि न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर मतलब इंटरफेज न्यूक्लियस में एक लूज मतलब इनडिस्टिंक्ट नेटवर्क पाया जाता है, जिसे न्यूक्लियो प्रोटीन फाइबर का जो बना होता है उसे क्रोमेटिन कहते हैं। बट ड्यूरिंग डिफरेंट स्टेज ऑफ सेल डिवीजन सेल सो स्ट्रक्चर्ड क्रोमोसोम इन प्लेस ऑफ द न्यूक्लियस क्रोमेटिन कंटेन डीएनए एंड सम बेसिक प्रोटीन कॉल्ड हिस्टोन, सम नॉन हिस्टोन प्रोटीन एंड आल्सो आरएनए। तो भैया जो क्रोमेटिन होता है, क्रोमेटिन में डीएनए जो होता है, क्रोमेटिन में जो डीएनए होता है ये कुछ बेसिक प्रोटीन जैसे हिस्टोन, नॉन हिस्टोन और आरएनए भी होते हैं, ठीक। तो इसके बाद ये देखा जाए सिंगल ह्यूमन सेल में लगभग
लगभग 2 मीटर लंबा DNA मतलब धागा जैसा, मतलब 2 मीटर लंबा धागा जो होता है, तो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो होता है वो DNA पाया जाता है। तो इसकी साइज लेंथ आप याद रखेंगे, और जो कि मतलब 46 क्रोमोसोम मतलब 46 क्रोमोसोम होता है, जो कि 23 पेयर होते हैं, मतलब 23 करके 46 होते हैं। ठीक, तो ये चीज़ें इसमें दी गई हैं। इसका डिटेल आपको 12th में मतलब मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में आपको पढ़ने को मिलेगा। तो एवरी क्रोमोसोम विजिबल ओनली इन डिवाइडिंग सेल, इसेंशियली ये प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन है, और द सेंट्रोसोम ऑन द साइड्स ऑफ व्हिच डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड काइनेटोकोर्स आर प्रेजेंट। तो भैया जो प्रत्येक क्रोमोसोम होती हैं इसमें एक प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन होता है जिसे हम सेंट्रोमियर कहते हैं, जिसके एक साइड पर डिस्क शेप संरचना होती है जिसे काइनेटोकोर कहा जाता है। ये रहा काइनेटोकोर का स्ट्रक्चर जो कि डिस्क शेप पाया जा रहा है। ठीक, तो ये चीज़ें दी गई हैं। सेंट्रोमेयर की पोजीशन के आधार पर भैया जो क्रोमोसोम होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, एक मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक एंड टेलोसेंट्रिक। तो ये सारी चीज़ें दी गई हैं। तो जल्दी से इसको हम रीड कर देते हैं, इसके बाद इसको हम डायग्राम से आपको समझा देंगे। तो दी मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम हैज़ ये मिडिल सेंट्रोमेयर फॉर्मिंग 2 इक्वल आर्म्स है ऑफ द क्रोमोसोम। दी सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम हैज़ ये सेंट्रोमेयर स्लाइटली अवे फ्रॉम द मिडिल ऑफ द क्रोमोसोम रिजल्टिंग इनटू द 1 शॉर्टर आर्म and 1 longer arm. In case of acrocentric chromosome, the centromere is situated close to its end, forming 1 extremely short and 1 very long arms, whereas the telocentric chromosome has a terminal centrosome. तो इसका हम डायग्राम से मतलब समझाते हैं। तो ये जो इसका डायग्राम दिया गया है, तो भैया ये मेटासेंट्रिक का डायग्राम है, ये सब मेटासेंट्रिक का, ये एक्रोसेंट्रिक का और ये टेलोसेंट्रिक का। ठीक, तो मेटासेंट्रिक का जो होता है भैया इसमें जो सेंट्रोमियर होता है ये एकदम इसके सेंटर पर पाया जाता है, जो कि मतलब इसको 2 पार्ट में डिवाइड करता है। इसके देखो टर्मिनल पार्ट पर एक मतलब ये सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन से मतलब जो बना स्ट्रक्चर होता है जिसे हम सेटेलाइट कहते हैं, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। और ये आपका जो सब मेटासेंट्रिक होता है, सब मेटासेंट्रिक में भैया सेंटर से थोड़ा स्लाइटली अवे मतलब उस सेंटर से थोड़ा दूर पाया जाता है, मतलब अलग पाया जाता है, मेनली सेंटर पर नहीं पाया जाता है। तो जिससे इसका एक आर्म जो होता है वो छोटा होता है, एक आर्म बड़ा होता है। उसी तरह एक्रोसेंट्रिक में भैया जो होता है, एक्रोसेंट्रिक में होता है ये और ज़्यादा दूर मतलब पाया जाता है। तो ये एक बहुत ज़्यादा बड़ा आर्म पाया जाता है, एक बहुत छोटा आर्म पाया जाता है। और टेलोसेंट्रिक में तो इसके टर्मिनल पर आ जाता है, जो कि भैया यहाँ पे देखिए एकदम नील है, यहाँ पे कुछ पाया ही नहीं जा रहा है। ठीक, तो इस तरह ये एक्रोसेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक ये सभी हो गए। और इसके बाद देखते हैं कि क्या चीज़ें दी हुई हैं। तो माइक्रोबॉडीज़ के बारे में भी हम जल्दी से पढ़ लेते हैं। थोड़ा सा इसमें भी कुछ दिया हुआ है कि समटाइम्स ए फ्यू क्रोमोसोम हैव ए नॉन स्टेनिंग सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन कांस्टेंट लोकेशन एट ए कांस्टेंट लोकेशन, दिस गिव्स द अपीयरेंस ऑफ ए स्मॉल फ्रेगमेंट कॉल्ड सैटेलाइट। ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, आप इसको ध्यान रखिएगा, जो कि ऊपर सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन के द्वारा बनता है। यहाँ पर अगर प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन कर देगा तो आपका गलत हो जाएगा। इसके बाद माइक्रोबॉडीज़ के बारे में पढ़ लेते हैं। 2 लाइन लिखी हुई है, मैनी मेम्ब्रेन बाउंड माइन्यूट वेसिकल कॉल्ड माइक्रोबॉडीज़। जो बहुत सारी मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स होती हैं, मतलब माइन्यूट वेसिकल्स होती हैं, जिसे हम माइक्रोबॉडीज़ कहते हैं। दैट कंटेन्स वेरियस एंजाइम, जिसके पास मतलब अलग अलग एंजाइम्स पाए जाते हैं। आर प्रेजेंट इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल, जो कि प्लांट और एनिमल सेल दोनों में पाया जाता है। तो इस तरह से भैया ये आपका चैप्टर हुआ ख़त्म। तो इसकी समरी आप थोड़ा सा रीड कर लीजिएगा। इसके बाद जो NCERT की एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है जो कि आप खुद से सॉल्व करेंगे और कमेंट में आप आंसर भी बता सकते हैं। तो जैसे ये सब चीज़ें अगर आप कर ले जाते हैं, ये क्वेश्चंस आप खुद से कर ले जाते हैं, तो जान लीजिए चैप्टर पर आपका अच्छा कमांड है। ठीक, तो ये NCERT के डायरेक्ट क्वेश्चन है जो कि आपको घुमा फिरा के आपके एग्जाम में भी यही सब क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आप नहीं कर पाते हैं। तो थोड़ा सा लैंग्वेज का डिफरेंस होता है, बाकी क्वेश्चन सब NCERT के ही होते हैं। तो ये क्वेश्चन आप होमवर्क में कर लीजिएगा। बाकी इसी के साथ मिलते हैं अपने हम नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि हम सेल साइकिल और सेल डिवीजन को कवर करेंगे। उसके बाद बायोमॉलिक्यूल्स, फिर सीधे हम रिस्पायरेशन और फोटोसिंथेसिस को कवर करेंगे। ठीक, तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद। कोई अगर प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। ठीक, तब तक के लिए बाय।